शुरू हो गया। आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कंफर्म करें। यहाँ से तो मेरी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों तक मैं पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं, राइट। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे फिर मैं शुरुआत करूँगा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? मुझे मेरे फ़ोन पे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं लाइव हूँ। अच्छा आ गया हूँ। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, चलो फिर करते हैं शुरुआत। मेरी चाय मेरे पास है, आपकी? तो जून शुरू हो गया, 1 जून हो गया आज। जून में ही आपका इम्तिहान होना है, जून में ही वर्ल्ड कप है। कितना क्रूशियल है जून आपके लिए, ठीक है। चलिए, जून की इस गर्मी में हम शुरुआत करते हैं और इन सवालों को कूलली, शांति से, ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी काफ़ी लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, जुड़ जाइए, ठीक है। तो फिर मैं जल्दी से इसको शुरुआत करूँगा सेशन के। देखिए, आज फिर से ये 15 मार्च का ही कोई शिफ्ट है, मुझे शिफ्ट नहीं पता कौन सी है, पर 15 मार्च का ही पेपर है। और शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको क्वेश्चंस करना, जो एक आर्ट होता है, क्वेश्चन करने का तरीका होता है, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया होता है, राइट। दैट वी नीड टू लर्न, राइट, दैट कि क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका। और एक जो डिसबिलीफ आपके अंदर है कहीं ना कहीं अपने खुद के लॉजिक को लेके, वो एक मिथ मैं आपका ब्रेक करना चाहता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन इन ए डिफरेंट वे, सवाल अपने आप को खुद ही रिवील कर देता है कि व्हाट आई एम, मेरे साथ करना क्या है, ठीक है। बट उसी क्वेश्चन को परसीव करने के कई तरीके हैं। मैं एक थॉट प्रोसेस आपके सामने रखता हूँ कि व्हाट आई परसीव व्हेन आई लुक एट द क्वेश्चन, राइट। बाकी सारी बातें बाद में बात करेंगे। गर्मी में चाय कैसे पी लेते हैं? ऐसे, देखो, दैट इज़ हाउ। देखिए, इंडिया में चाय ना बहुत ही क्रूशियल चीज़ हो गई है। और मैंने कुछ दिन सरकारी काम किया, पता है आपको, एक सरकारी कंपनी में था, तो वहाँ से ये आदत और पक्की हो गई। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक ऑफिस में जहाँ पर आपके 1200 एम्प्लॉयज़ हैं, द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर्स, मतलब जो आपके शहरी और ग्रामीण हैं, अर्बन शहरी हो गया, रूरल आपका ग्रामीण हो गया, तो उनके स्टाफ्स का रेशियो दिया है 8:7। और कह रहा है आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉयज़, जब कुछ नए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं जिसमें से 20 जो है आपके रूरल स्टाफ वाले हैं, तो कह रहा है कि ये जो रेशियो है आपका दैट बिकम्स 5:4। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ जो होंगे इस कंपनी में वो कितने होंगे। और अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देख लो, ये इतने बकवास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट कैन बी करेक्ट इज 85। देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये सिर्फ ये देखा कि 5:4 बनाना है मुझे, और मुझे ये भी मालूम है कि भाई अर्बन और रूरल के जो लोग हैं ना, अगर मुझे 5:4 रेशियो में बांटना है तो क्या ये पूर्णांक आएंगे या नहीं आएंगे? दे मस्ट बी इंटीजर्स, राइट। 4 को तो एक डेसिमल नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको जो 5 नंबर दिया हुआ है, अगर ये एक ऑड नंबर है और मुझे इसको 0 एक इंटीजर बनाना है, तो मुझे एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट शुड बी इंटीजर। मुझे इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, 5 को मुझे इंटीजर बनाना है, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका मतलब यह है कि 5 और 4 का जो सम है, जो कि 9 पार्ट्स है, ये जो 9 पार्ट्स है दैट विल बी इक्वल टू 1200 प्लस जितने लोग जुड़े। ऑलरेडी मैं कहूंगा कि 1220, क्योंकि एक वैल्यू दी हुई है कि 20 जोड़ा है, एक वैल्यू नहीं दी है जो जुड़ा है। तो जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा 9 से, तो मुझे जो भी वैल्यू मिलती है उससे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता करता हूं ना कितने कितने लोग हैं, राइट, कितने कितने लोग हैं। तो इसका ये जो सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 9, क्योंकि अगर इसने मुझे इंटीजर नहीं दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट, आपको पता ही है कि क्या होता है कि जब आप डिवाइड करते हो तो आपको इंटीजर मिलता है मल्टीप्लायर, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है, राइट। जस्ट चेक इट आउट कि कहाँ पर ऐसा होगा आपका। ये एसएससी का बहुत ही पेट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल जब एसएससी आपसे पूछता है तो आप कहोगे कि देखो 1 2 2 जो मेरा नंबर है ये हो गया 2 2 4 और 1 5, और 5 हो गया इसका डिजिट सम। लेकिन अगर मुझे 9 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो आप कहोगे डिजिट सम मेरा 9 से डिवाइड होना चाहिए,
और यहाँ पर आप देखो कि अगर ये नंबर आप देखते हो ध्यान से 8 और 5 13, इसमें अगर आप 13 ऐड करते हो तो डिजिट सम आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 जो होता है 9 से डिविजिबल होता है, और इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा ये वाला 85। क्लियर है आप सभी को कि नहीं, समझ में आ रहा है? आपको अगर इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करना है तो आप ट्रेडिशनली कर लो, 8x 7x लिख लेना, एक में 20 ऐड कर देना, एक में x ऐड कर देना, 5/4 के बराबर कर देना, x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू निकालने के बाद आपका वही आंसर होगा। तो यू कैन लर्न और सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है, वहां से भी पॉसिबल है, वहां पर एक वैल्यू है जो आपकी पॉसिबल है। अब देखिए एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो 76 आपका एक नंबर है, ये भी आपको डिजिट सम अगर वहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 13 मिलेगा। ध्यान से देखिए ये, तो ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो मैंने इस ऑप्शन को पिक क्यों नहीं किया, मैंने 85 को पिक किया लेकिन इस ऑप्शन को मैंने पिक नहीं किया, ये जरा पता करो क्यों नहीं किया, जल्दी बताओ भाई। 76 में, हाँ मैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको कि जो 76 नंबर है ये भी मुझे वही दे रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिविंग मी सम ऑफ डिजिट्स 13, और वो अगर आपने यहां पर जोड़ा, मैं आपको दिखा देता हूं ना कि अगर आपने यहां पर ये नंबर 76 भी अगर जोड़ा तो ये 1296 बनेगा कि नहीं बनेगा। और 1296 अगर आप 9 से डिवाइड करने जाओगे तो आप जरा देखो कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये नंबर भी आपका इस वैल्यू से डिवाइड होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि इस नंबर को हम चेक क्यों नहीं कर रहे हैं, किसने कहा कि ये 5 से डिवाइड होना चाहिए? इसका 5 से डिवाइड होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है, इसका 5 से डिवाइड होना जरूरी नहीं है। तो यहां पर देखिए आपको एक छोटी सी एडिशनल एनालिसिस की नीड थी कि 85 जो नंबर है मेरा और जो 76 नंबर है वो मेरा 85 आंसर क्यों देगा और 76 क्यों नहीं देगा, ये आंसर आपका यहां पर छुपा हुआ है इस 20 के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप कह रहे हो कि एक नंबर में मैं 20 ऐड करने जा रहा हूं, तो यहां पर जो नंबर है आपका 8:7 है। अगर देखिए अब यहां पर मैं इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो 17 कहां से ले आया आप, कह रहा है कि 17 से डिवाइड हो रहा है ये 85, 17 की जरूरत नहीं है ना सर, ध्यान से देखिए, मैं फिर से समझा देता हूं आपको कि देखिए 76 ऑप्शन को आप ओवरलुक यहां पर नहीं कर सकते हैं। सर ये सब लॉजिक एग्जामिनेशन हॉल में कम, देखिए राहुल मैं प्रॉब्लम यही है ना, मैं हर क्लास में आपको यही एक्सप्लेन करता रहता हूं कि थोड़ा अल्टरनेटिव आप सीखो, लेकिन आपको अगर नहीं सीखना है या आपको अगर कहीं भी डाउट है तो दैट्स योर चॉइस कि आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है, राइट। आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट, प्लीज वेट करिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए डिजिट सम से अगर हम यहाँ आंसर निकालेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू बिल्कुल भी मैच करेगी जो मैंने स्किप किया, ठीक है, मैंने बी ऑप्शन देखा कि मुझे यहाँ 13 देखा और मैंने कहा कि ये मार्क करेंगे और सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्योंकि दो ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, राइट। 76 में भी आपका सम ऑफ डिजिट 13 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 8 और 1 9 में भी नहीं आ रहा है और यहाँ 1 में भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये आपको नहीं देगा, बट यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं, दैट्स ए फैक्ट, राइट, ठीक है। तो आप जरा इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर एक मिनट आप मुझे देना, ठीक है, जस्ट ए मिनट प्लीज। तो यहां पर आपको ना थोड़ा सा आगे जाके एनालिसिस करनी पड़ जाएगी, मतलब इसको डिवाइड करके देखना पड़ जाएगा और वो माइट भी आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं अल्टरनेटिवली, मैं आपको दिखा देता हूं। ये थोड़ा सा मैंने ये आंसर स्किप किया, ये वाला मैंने देखा नहीं, सॉरी, ठीक है, जस्ट ए मिनट प्लीज। यहां पर आप देखो कि वैल्यूज बहुत आसान दी हुई है, 8 और 7 का सम कितना है, 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आप क्विकली कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कि ये आपका मल्टीप्लायर कितना देगा, आपको 80 देगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां से आप क्लियरली मल्टीप्लायर 80 निकाल सकते हो, कितने सेकंड का काम है, बिल्कुल 2 सेकंड का काम है, राइट, क्लियर और नॉट, कि 15 पार्ट दिया हुआ है तो मुझे 80 मल्टीप्लायर मिल गया, तो आई कैन क्विकली फाइंड इट आउट कि ये वैल्यू मेरी 640 के बराबर है और ये वैल्यू मेरी 560 के बराबर है, दैट आई कैन इजिली राइट। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये आपकी अर्बन वैल्यू है, ये आपकी रूरल वैल्यू है, ये आपको प्रोवाइडेड है। अब कह रहा है कि जो नए एम्प्लॉय ऐड हुए हैं उसमें से 20 एम्प्लॉय जो है रूरल वाले हैं, तो 20 एम्प्लॉय अगर रूरल वाले हैं तो मैं यहां पर इसको क्या 580 बोल सकता हूं, बोलिए, 20 मैंने यहां पर दे दिया तो ये नंबर मेरा 580 बन गया। अब ये नंबर जो मेरा है, ये ध्यान से देखना आप कि अगर मुझे 5:4 करना है तो ये 4 पार्ट हो गया आपका, 4 पार्ट अगर आपका 580 हो गया तो ये वैल्यू किसके बराबर है आप बताओ, क्या ये वैल्यू 145 के बराबर है, होना चाहिए। अब जैसे ही आपको यहाँ 145 दिख रहा है ना, तो 5 टाइम्स जब इसका करोगे ना यहाँ पर, तो एंड में 5 आएगा, और अगर एंड में 5 आएगा तो ये जो 0 है ये आपको 85 ही दे सकता है। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज, थोड़ा मेरा दिमाग डाइवर्टेड था पहले सवाल में।
अभी क्लियर हो गया सभी को? देखिए इसमें पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, करनी ही नहीं थी। आप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करो कि मैंने कहा कि जैसे ही आपको ये 80 दिखेगा, 80 के बाद आपको ये दिख गया ना कि रूरल वाला 560 हो गया, 560 में 20 ऐड हो रहा है, ये दिया हुआ है, तो ये 580 बना। 580 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 5 आएगा, और अगर यहाँ 5 आता है और मुझे 5 पार्ट लिखना है, 1 पार्ट अगर 5 में एंड करा है तो 5 पार्ट भी 5 में एंड करेगा, तो जो एडिशन हो रहा है वैल्यू का वो 0 से 5 में एंड करना है, तो 85 ही आंसर हो सकता है। यूनिट डिजिट देखना है बस, ठीक है। तो यस, डिविजिबिलिटी से यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ये मैंने शायद ध्यान से देखा नहीं, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैंने बी देखा और लगा दिया था। बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट राइट, क्योंकि नंबर बहुत आसान थे। मैं इवन उसके बारे में भी सोच रहा था वाइल आई वॉज डूइंग इट, कि डिवाइड करके आप मल्टीप्लायर को भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, 80 आएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है आपके पास। देखिए अल्टरनेटिव्स हमेशा हैं, यू आर ऑलवेज हैविंग द अल्टरनेटिव्स। अगर आप एक थिंकिंग पर्सन होंगे तो यू विल नॉट लैक इन आइडियाज, ठीक है, राइट। सो शैल आई गो अहेड? चलो अगला सवाल देखो। ये सवाल कह रहा है कि ए ने स्कोर किया 73, 76, 27 रन इन 4 आउट ऑफ द 5 इनिंग्स। व्हाट शुड बी हिज स्कोर इन द 5th इनिंग इफ ही हैज टू मेक एन एवरेज ऑफ 55 रन्स इन 5 इनिंग्स। और इसका आंसर अगर आपने 99 पढ़ते हुए नहीं लगाया तो पता है आपको क्या है, आपने कर दिया गुनाह, ठीक है। कैसे गुनाह किया? देखो ये कह रहे हैं कि एवरेज चाहिए 55, इनिंग कितनी है 5, 250 रन के आसपास टोटल चाहिए। ये जो नंबर मेरे सामने लिखे हुए हैं जरा देखना, अगर इनको मैं मान लूं कि ये इनका सम 150 है, इनका सम 27 है, तो भी मुझे कितना मिल रहा है? 175 मिल रहा है। मुझे 250 के ऊपर जाना है भाई, 250 के ऊपर अगर मुझे जाना है और मेरे पास 175 के आसपास है तो मुझे 75 के ऊपर जाना है। ऑप्शन ए के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? इट्स वेरी इजी, नो नीड टू कैलकुलेट इट कंप्लीटली। पूरा कैलकुलेट मत करना, समय की घोर बर्बादी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बताएंगे इस सवाल को ना, मैं कुछ तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इस सवाल को आप फीलिंग से भी लगा सकते थे, बिना कैलकुलेशन किए हुए, फीलिंग से। फीलिंग बेस्ड सॉल्यूशन मैं आपको अब देने जा रहा हूं, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फीलिंग। अच्छा आप बताओ कि जो नंबर दिए ना 73, 76, 27, एवरेज की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना। एवरेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्या कहती है? एवरेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि एवरेज वो नंबर है कि जब सारे नंबर को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सब उसी नंबर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, सब उसी नंबर के बराबर हो जाएंगे। ये एवरेज होता है कि अगर 55 एवरेज है तो सारे नंबर को रीडिस्ट्रीब्यूट करो और सब 55 के बराबर हो जाएंगे। अब जरा इसमें जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर मैं ये ऑप्शन यहां पर 11 लिख दूं, ये तीनों इतने ज्यादा गरीब हैं यहां पर कि ये दोनों अपनी जान भी दे देंगे तो इनको 55 के बराबर तीनों को नहीं कर पाएंगे। देखना क्या ऐसा, ये फीलिंग बेस्ड सॉल्यूशन है, मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूं आपसे, कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल सोचेंगे। मैंने बोला कि ये नंबर 27, 11 ये इतने छोटे छोटे नंबर हैं कि ये अगर अपने नंबर्स निकाल भी दें कि चलो हम 55 रखेंगे और ये उठा के पूरा इधर ले आओ, इनको दे के आप 55 नहीं बना पाओगे। दिख रहा है फीलिंग, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर आपका है 42 नंबर डाल दो, 11 की जगह आपने 42 डाल दिया। सवाल यह कि क्या मैं सबको 55 बना पाऊंगा, राइट। आप कहोगे इसको चाहिए 13, इसको तो चाहिए बहुत सारा 50 के आसपास, इसको भी चाहिए 35 के आसपास, तो 35 यहां चाहिए, 50 यहां चाहिए, राइट। कहां से मिलेगा भाई? ये तो मैक्सिमम कितना कितना दे सकते हैं? आप कहोगे 20 के लगभग दे सकता है, ये भी 20 के आसपास दे सकता है, 40 दे सकते हैं, ये लोग 40 दे सकते हैं, और इनको तो बहुत सारा चाहिए 55 बनने के लिए, नहीं हो सकता। 55 भी चेक कर लो, तो 55 अगर एक नंबर दिया तो चलो कहोगे आप इसका काम हो चुका है। ये जो 4 नंबर हैं ये केवल 40 दे सकता है, लेकिन इनको अकेले ही इतना सारा चाहिए, 50 के आसपास तो इनको अकेले चाहिए, कहां से दोगे आप? तो कोई बात नहीं, ये अभी तो इतना समझाने में समय लग रहा है। जब आपको एक बार नंबरों का फील आने लगता है ना, तो विजुअली ये देख के दिखाई देने लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं। ये चिल्लाएंगे कि हमसे नहीं होगा, और एक ही ऑप्शन कहेगा कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं 99, बिकॉज उसके पास उतना नंबर है। ओके चलो जी अगला सवाल देखो। कह रहा है कि जो डिस्टेंस है 2 शहरों के बीच में वो कवर होता है 1/2 आवर्स में। स्पीड अगर आपकी 52 किलोमीटर है, तो 52 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो टाइम लग रहा है 3 1/4। और कह रहा है कि अगर इसी स्पीड को 65 कर दिया जाए, 65 कर दिया जाए तो कितना टाइम बचेगा। अब देखिए सवाल में क्या ही बताऊं मैं, बहुत ही आसान सवाल है। आप कहोगे यहाँ पर स्पीड और यहाँ पर स्पीड को अगर ध्यान से देखें तो दिस इज स्पीड इज 4:5, यानी स्पीड में कितना इंक्रीज हो गया? +1/4 का। AB रूल कहता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड आपकी 1/4 से बढ़ गई है तो टाइम आपका कम हो जाता है 1/5 से। अब ये कितना मिनट है जरा मुझे बता दो। आप कहोगे ये मिनट से मेरे 195 मिनट्स,
195 को 1/5 से कम करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई? 39 मिनट्स आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन का गुनाह है, हमारी कोई गलती नहीं है। क्लियर है? व्हाट इज द आंसर? इज इट क्लियर? कितने लोग का 45 आ रहा है भाई? मैंने कुछ गलत किया क्या? 180 प्लस 15 ही लगाया मैंने यार। 195 को 5 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा। ऑप्शन नहीं दिया तो मैं क्या करूं? क्लियर है कि नहीं? इसको ऑप्शन से करने की कोई जरूरत नहीं। ये सवाल तो बहुत आसान है भाई। समझ में आ रहा है कि 39 आएगा? नहीं आ रहा है? क्यों? क्विक हो जाओ भाई, थोड़ा क्विक हो जाओ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट वाला केस है भाई। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऑप्शन देख के सवाल नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, मस्त रहो। मैं फिर से समझा देता हूं भाई। देखो, पहले क्या था, कह रहा कि 52 की स्पीड थी तो टाइम लग रहा था 3/1/4। अभी क्या हुआ? अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, 1/4 से घट गया है क्या? 52 से 65 घटता है क्या? बढ़ा है कि घट गया है? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? बहकी बातें मत करो। देखो मैं समझाता हूं, फिर से देख लो। यहां पर देखो क्या होता है कि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है स्पीड इनटू टाइम के केस में, तो जो आपका स्पीड रेशियो होता है, टाइम रेशियो उसका उल्टा होता है। अब देखो यहां पर जो स्पीड रेशियो है, स्पीड आपका 4 से 5 हो गया तो टाइम आपका 5 से 4 हो जाएगा। यहां जो टाइम 5 को करस्पॉन्ड कर रहा था वो था 195 मिनट्स। 180 प्लस 15 195 मिनट था। ठीक है, तो अब यह है कि टाइम में कमी कितना आई? एक पार्ट की कमी आ गई। एक पार्ट की कमी आ गई। 5 पार्ट अगर इतना है तो ये वैल्यू आपकी 39 के बराबर है। 39 के बराबर अगर आंसर में नहीं लिखा तो मैं नहीं जानता हूं कुछ भी। राइट, दैट इज द राइट आंसर। समझ गए? तो चाहे आप ए बी रूल लगा लो या फिर आप ऐसे ट्रेडिशनली सॉल्व कर लो, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कुछ भी सही नहीं है। राइट, चलो आगे बढ़ो। ये सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2,40,000 रुपए लोन की तरह लिया गया 3 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली एट 12.5% पर एनम। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज रिवाइज्ड टू 12% पर एनम। द टोटल अमाउंट टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज। ठीक है, तो देखो पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। देखो पहले ये क्या कह रहे हैं कि 2,40,000 थे आपके पास और कह रहे हैं कि इस पे आपको जो इंटरेस्ट लगाना था वो 12.5% पर एनम लगाना है 3 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन कह रहे हैं पहले साल के अंत में इंटरेस्ट रिवाइज हो गया 12% को। रिवाइज होने का मतलब क्या होता है? पहले साल आपका 12.5% लगा, जो कि आप कहते हो +1/8 भी कहलाता है। 24,000 + 1/8 करोगे 3,000 आएगा, तो ये आपका हो गया 2,70,000। अब इस 2,70,000 पे आप करो इंटरेस्ट रिवाइज हो गए 12% हो गया। 12% इंटरेस्ट अगर आपका 2 साल के लिए लग रहा है, 2 साल के लिए लग रहा है, तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है ये 1.12 होता है। 2 साल के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.2544। यानी इस नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.2544 से। मल्टीप्लाई करना मत, मैंने बोला करना है लेकिन करना मत। आप मुझे बताओ कि यहां पर आपको दिख रहे हैं कितने जीरोस? 4 जीरोस दिख रहे हैं। यहां पर आपको डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज दिख रही हैं, तो क्या ये डेसिमल गायब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और डेसिमल गायब होने के बाद आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 7 का मल्टीप्लीकेशन अंत में क्या देगा आपको? विल इट गिव यू 8? पर 8 तो 2 ऑप्शन में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। आप कहना कि लास्ट की 2 डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहां नंबर आपका बचेगा 27 और यहां पर नंबर आपका है लेट से 44। लास्ट का 2 डिजिट निकालते हैं तो 27 का 4 टाइम्स निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1080 और ये आपका हो जाएगा 108। तो लास्ट की जो 2 अंक हैं वो 88 आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। कोई नहीं, देखो आपकी जो स्किल है ना वो यूनिट डिजिट पे सीमित है। आप कहते हो कि हम यूनिट डिजिट मैच करेंगे। अरे भाई यूनिट डिजिट तो 2 में सेम आ रहा है, तो अगर यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में सेम आ रहा है तो हम कहां लेके जाएंगे अपने आप को? बताइए। यूनिट डिजिट अगर 2 ऑप्शन में सेम आया, यहां पर 8 हमने निकाला बट वो काम ही नहीं किया। 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम आ गया तो हमने लास्ट 2 डिजिट मैच किया। अगर हमने लास्ट 2 डिजिट मैच किया तो हमारी वैल्यू में लास्ट में क्या आ रहा है? अंत में 88 आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? तो लास्ट में 88 किस ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, तो वो सही होगा। राइट, क्लियर। लेकिन अभी मैं इसके और तरीके भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस यही एक तरीका है भाई, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के करते हैं। ध्यान से समझना। यहां पर मान लिया आपको यह समझना है पहले कि तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों हुआ और हमने कैसे इसको चेक करके अपना आंसर निकाल लिया। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, लेट्स थिंक अबाउट इट।
आपको एक चीज की देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले तो अप्रॉक्सीमेट करके ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ध्यान से देखना। आपको ये पता होना चाहिए कि देखो 10% को अगर हम 2 बार लेते हैं ना सर, तो मुझे 21% मिलता है। अगर हमने यहां इस पॉइंट के बाद 12% को 2 बार लिया, 12% को 2 बार लिया, तो आपको पता है कि ये 25% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कितने लोगों के बात समझ में आ रही है कि 25% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा? ठीक है, क्लियर और नॉट? अगर 25% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ये जो 27 आपके सामने लिखा है, इसका 25% कितना होगा? आप कहोगे 13.5 और उसका भी हाफ, 6.75 हो गया। 6.75 अगर इसमें आप जोड़ोगे तो 33.75 आना चाहिए लगभग। अब आप कहोगे 33.75 अगर आएगा तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये 32 और 33 है। 33.75 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखो सवाल यह है कि 2 ऑप्शन है मेरे पास 33 से बड़े। 33.75 का मतलब हो गया, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मेरे पास 33 हो गया आपका और ऐसा कुछ वैल्यू आ गया 3375। अब सवाल यह है कि जो वैल्यू मैंने 25% के ऊपर बढ़ाई है वो 25% के ऊपर कितना जाएगा? क्लियर और नॉट? 25% के ऊपर लगभग 1% से आसपास उसी रेंज में मैं रहने वाला हूं। ठीक है, तो 1% की रेंज में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1% की जो वैल्यू है मैक्सिमम यहां पर वो 2700 हो सकती है। तो वो वैल्यू आपको लेके 34 में लेके नहीं जा सकती है। दैट इज ऑप्शन सी ओनली। 34 में लेके आप नहीं जा सकती है। क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप सोच रहे होंगे कि हमने ऑप्शन एलिमिनेट क्यों नहीं किया, देखिए किया ना, राइट? दैट इज पॉसिबल टू डू इफ यू जस्ट कैन अप्रॉक्सीमेट लिटिल बिट, इट इज पॉसिबल इवन हियर, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। समझ रहे हो कि नहीं? और बाकी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे की बात प्लीज बाद में करें, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। रॉ स्कोर अगर आपका कम होगा ना तो नॉर्मलाइजेशन आपका कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले पढ़ाई पे फोकस करो। मैंने जो ऑप्शन एलिमिनेट किया, क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? दिस इज द स्किल आई वांट टू गिव यू, राइट? मैंने डबल डिजिट इसलिए दिखाई कि देयर आर मेनी वेज टू डू द क्वेश्चन। कन्वेंशनल जो आप करते हो उसके अलावा करने का बहुत कुछ तरीका है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेथड कि 12 25% प्लस देगा। 25% प्लस जाने से मुझे पता लगा कि 33.75 से ज्यादा आंसर होगा थोड़ा सा, तो ए गलत हुआ, बी गलत हुआ। फिर ये नंबर 34,000 आपका 3,42,000 है, वहां तक भी हम नहीं पहुंच सकते। अगर वहां तक भी हम नहीं पहुंच सकते तो यही हो सकता है। और अगर आप नंबर्स में थोड़ा सा भी अच्छे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी एनालिसिस बहुत जल्दी की जा सकती है। आपको कोई भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा। यहाँ जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए पेन उठा के कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करोगे आप। इसमें कुछ भी नहीं करना है भाई, सिर्फ मार्क करना है। 12% यस, 1 साल का है ना भाई, रेट रिवाइज हुआ ना 12% पर एनम, 2 साल का है। ठीक है, चलो भाई समझ रहे हैं, मान लेते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अप्रॉक्सीमेशन करना सीखो, जीवन सरल हो जाएगा। ये देखो क्या है, ये कह रहा है हाउ मेनी सोप केक्स ऑफ साइज 8 × 4.5 × 2 सेंटीमीटर कैन बी केफ्ट इन ए कॉटन ऑफ दिस साइज। तो एक कार्टन का साइज आपको दिया हुआ है 11 × 0.82, इसका आयतन दिया हुआ है ना आपको, और इसका आयतन दिया हुआ है, और इसको आपको डिवाइड किससे करना है? 4.5 × 9 सॉरी × 8 है, तो 4.5 यहाँ पर 8 लिख दो आप। और ये वैल्यू आपकी कितनी है? ये वैल्यू आपकी कितनी है? दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब देखना यहाँ पर मीटर्स हैं, तो मीटर्स के आने से खूब सारे हजार आ जाएंगे या 100 आ जाएंगे। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो 100 से सब कुछ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखोगे। 100 लिखोगे तो 100 मिला के 1000 भी बनेगा, 8 डिवाइड कर देगा, और ये जो आपका 2 है ये भी डिवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4.5 है, यहाँ एक 9 लिखा हुआ है, सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। यानी आपको ऊपर वैल्यू मिलने वाली है इंटीजर में, और इंटीजर में वैल्यू मिलेगी तो 11 का मल्टीपल होगा, साफ साफ दिख रहा है मुझे, राइट? क्योंकि 11 किसी से कटने वाला नहीं है भैया। न्यूमरेटर में टोटल वॉल्यूम मैंने लिखा इस कार्टन का, डिवाइडेड बाई मैंने इसका वॉल्यूम लिखा सॉप का, एक सॉप का, तो 11 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन देखो कौन सा है। ठीक है, यहां अगर चेक करोगे तो 2 और 8 10 हुआ, 10 - 6 4 हुआ, नहीं हो सकता है। 6 और 6 12 और 7 कितना हुआ? 19 - 7 12 हुआ, नहीं हो सकता है। 8 4 कितना हुआ? 12 12 7 19 19 - 12 7 है, नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है। इज इट क्लियर? तो या तो आप कंप्लीटली डिवाइड करके देख लो, या आप 11 का मल्टीपल देख लो, या फिर इवन आप ये देख लेते कि 5 एंड में आएगा तो भी काम चल जाता। अगर आप इस नंबर को डिवाइड करने जाओगे तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि 5 का एक मल्टीपल बचेगा जो लास्ट में 5 आने वाला है, तो वो आपको आंसर दे देगा। देयर आर मेनी वेज टू गेट इट, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इट इज सिंपल दैट कीप न्यूमरेटर
पूरा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक क्वांटिटी का वॉल्यूम निकाल के हम नंबर ऑफ पीसेज निकाल सकते हैं जो इसमें फिट हो सकता है। दैट्स इट। चलो ये सवाल देखो क्या कह रहा है। अब इस सवाल को देख के मुझे हंसी आ रही है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा और मुझे यहाँ √3 लिखा, मुझे हंसी आ गई। कह रहा है हाइट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो 10√3, तो बताओ एरिया क्या होगा। अगर आपने मेरा मेंस्ट्रुएशन का वीडियो देखा है और अगर आपके दिमाग में 1 सेकंड में आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। फिर से पाप है, अन्याय है, खुद के साथ अन्याय कर रहे हो आप। स्टैंडर्ड ट्रायंगल कहता है कि अगर साइड 2 होगा तो अल्टीट्यूड क्या होगा, √3 होगा। यहां अल्टीट्यूड क्या है, 10√3 है, 10 टाइम्स है, लेंथ कंपोनेंट 10 टाइम्स हो गया, स्केल फैक्टर 10 टाइम्स हो गया, एरिया 100 टाइम्स हो गया। स्टैंडर्ड ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3, 100√3। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आता है। लोग √3/4, √3/2 ए लिख के, ए निकाल के एरिया निकाल लेंगे, तेज लोग हैं वो। आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या, सवाल देख के मार्क कर रहे हो आप। और जब मैंने ये कराया था तब सीपीओ का पेपर नहीं हुआ था, मैंने कहा था ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो जिन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहा हूं मैं, मेंस्ट्रुएशन की प्लेलिस्ट दी है एप्ट्रिक्स में, जाके अच्छे से देख लेना, उसमें सारे स्टैंडर्ड ट्रायंगल के बारे में मैंने बात करी है। क्लियर है कि नहीं, मजा आया। लेट पीपल, ये आसान सवाल है, हर कोई कर सकता है ना, पर आपसे तेज नहीं कर सकते। वो गुनाह कर रहे हैं, उन्हें करने दो, लेकिन आप ऐसे गुनाह नहीं करोगे, ठीक है। चलो जी एक सवाल आगे देखते हैं। 300 लोग लाइव हैं, चलो अच्छी बात है। तो Which of the following solids has least number of faces, ठीक है। कौन, क्यों लिखा मैंने, राइट देखो फेसेज जो कह रहा है, जब कह रहा है सबसे कम फेसेज चाहिए। आपको पता है जो आपका स्फेयर होता है ना, स्फेयर में चूंकि ये पूरा राउंड होता है ना, इसमें कोई फेस ही नहीं होता है, इसमें बोलते हैं कि 0 फेसेस हैं। स्फेयर कहीं ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। फिर जो आपका कोन है ना, कोन, शंकु, भांकु लिखा हुआ है, भांकु नाम कब से हो गया कोन का, शंकु, राइट। तो शंकु जो होता है ना, आप खुद देखो, शंकु आपको पता है ऐसे होता है, इसमें आपका फेस होता है केवल 1। अब आंसर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि क्या दिया हुआ, अगर स्फेयर कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, देन आई विल फोकस ऑन 1। 1 हैज टू बी मिनिमम ना, 1 हैज टू बी मिनिमम, राइट। क्लियर है कि नहीं। सो द आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली बी ऑप्शन, दैट इज कोन, क्योंकि उसमें एक होता है। आप समझ लेना कि मैं इसके नीचे क्यों नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कहीं भी स्फीयर ऑप्शन में नहीं है, स्फीयर में 0 फेसेस होते हैं, ठीक है, वो दिया नहीं हुआ है। और कोन में एक होता है, एक से कम आंसर नहीं हो सकता है, राइट। द 1 इज द आंसर। आई विल नॉट चेक एनीथिंग कि क्यूब में कितने हैं, अगर आपको गिनना है तो आप गिन लो कितने फेसेस हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने हैं, स्क्वायर पिरामिड में गिन लो, बहुत सारे होंगे, एक से कम नहीं हो सकता है ना। चलें अभी, इफ ए क्यूबॉइड हैज L is equal to 24, B is equal to 16, H is equal to 7.5, तो लैटरल सरफेस एरिया बता दो। देखो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, टॉप बॉटम छोड़ के जो सरफेस एरिया होता है उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, यही होता है, ठीक है। अब लैटरल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो जरा क्या होगा, आपको टॉप बॉटम छोड़ना है। तो अगर मैं आपके सामने एक क्यूबॉइड बना दूं, अगर आपके सामने मैंने ये क्यूबॉइड बना दिया, ये क्यूबॉइड बनाया मैंने, आपको क्या करना है, टॉप बॉटम नहीं लेना है। मतलब मैं जो ये ऐसे मार्क कर रहा हूं, ये हमें नहीं इंक्लूड करना है, ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो आप क्या कहोगे कि देखो ये हाइट क्या है, ये h हाइट है, और ये क्या है, ये अगर हम b एज्यूम करते हैं और ये हम l एज्यूम करते हैं, तो देखो क्या है कि नीचे वाला जो LB वाला पोर्शन है वो मुझे नहीं लेना है। मुझे लेना क्या है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू एच, यानी L इंटू एच, B इंटू एच, और दो बार आएगा ना, लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी आपका कितना हो गया यहाँ पर 40, H कितना है 7.5, सो वैल्यू कितनी है आपकी 600, राइट। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है, आसान है काफ़ी, मैंने अब सब बना के समझा दिया आपको। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दम था नहीं, और इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने का मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं, चेक करते हैं। देखो ये सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो मार्क प्राइस है एक ड्रेस का वो 2340 है, जो 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। आपको बताना है कि अगर ड्रेस को 10% लाभ पे बेचा गया है
अगर 10% प्रॉफिट पे इसको बेचा गया है तो आपको बताना है कि जो प्रॉफिट अर्न हुआ है इस ड्रेस पे वो प्रॉफिट अमाउंट कितना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, राइट। चलिए लगाइए जरा, सॉल्व करें जरा, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी निकालो वरना पाप पड़ेगा, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो। अच्छा कई लोगों ने लगा लिया, घर से लगा के आए हो क्या, घर से लगा के आ गए हो, इसीलिए बी को 1 बार 2 बार 4 बार लिखे जा रहे हो, ठीक है। देखो ध्यान से, मार्क प्राइस आपको दिया है 2340 है ना, और ये दिया हुआ है कि दिस इज ए 25% प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं एक्चुअली मार्कअप दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है 25%। मुझे पहले यहां से सीपी निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करूंगा। कॉस्ट प्राइस निकलेगा तो उसी का 10% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 25% है तो आपको ए बी रूल कहता है कि ये अगर इस दिशा में +1/4 है तो इस दिशा में -1/5 होता है। -1/5 किसी भी नंबर का 20% होता है, इसका 20% निकालूंगा तो 468 आ जाएगा, और अगर मैं 468 इसमें माइनस करूंगा तो 340 माइनस हुआ, फिर आपका 128 और माइनस हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी 1872। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट अमाउंट कितना है, इसी का 10% है, वो कितना हो गया आपका 187.2, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आया सभी को? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? कितना आसान है भाई, सिर्फ बेस चेंज करके कॉस्ट प्राइस निकालना था। 25% दिया हुआ था, देखो भाई कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ाने से मार्कअप आता है, मार्कअप वाला प्रॉफिट, तो 2340 हो गया 2340। अब ए बी रूल कहता है कि अगर किसी क्वांटिटी को आपने 25% बढ़ाया है तो मुझे ये वैल्यू मिली है, तो इसको कितना प्रतिशत से कम करें कि ये मिल जाए, तो वो निकला -1/5। ए बी रूल पढ़ लो, नहीं आता है तो मैंने ये निकाल लिया और इससे इसी का 10% प्रॉफिट निकाल लिया, और वो जाके मुझे वैल्यू कितना दे रहा है, दैट इज 187.20। समझ में आ गया सभी को? नथिंग कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। बहुत ही आसान सवाल है, क्लैरिटी बेसिक्स में लेके आओ, सवाल में कोई दम नहीं है। देखो ये कह रहे हैं कि बताओ मैं कौन हूं, x की वैल्यू दे दी इन्होंने, y की वैल्यू इन्होंने दे दी, और कह रहे हैं बताओ मैं कौन हूं, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? सी ऑप्शन। आप लोगों को पता है, मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन तो कह रहे होगे कि मुझसे तेज नहीं कर सकते हो, है ना? मजा आ रहा है सोच के? कह रहे होगे कि इसमें आप भी करोगे स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ोगे, जब आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो वो दोनों जो है ना -2ab sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऐसा आपको महसूस हो रहा है क्या कि ये सवाल मैं आपसे तेज नहीं कर सकता हूं? तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं ना, मैं जो सारे ऑप्शन को देख रहा हूं, बहुत इत्मीनान से ध्यान से देख रहा हूं ना, तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं a को 0 रख दूं तो सारे आंसर डिफरेंशिएट हो जाएंगे, सारे आंसर डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इफ आई पुट a इज इक्वल टू 0 तो मैं कहूंगा a तुम जाओ, a को मैंने 0 रख दिया, ये टर्म ही गायब हो गया, देखो टर्म खत्म हो गया। अब मैं करूंगा x² + y², जैसे ही मैंने x² + y² किया, बताओ जरा क्या निकल के आ जाएगा? a वाले टर्म चले गए हैं, b² sin² थीटा प्लस b², ये a को आपने 0 किया है ना, तो आपका ये हो जाएगा b² cos² थीटा, ये मिला के क्या बन जाएगा b²। अब देखो कहाँ b², अगर आपने a को हटा दिया है, 0 कर दिया है, तो सी ऑप्शन ही बाकी है। तो जिनको लेट से कि a + b का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है वो भी ये सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। अब सवाल रटा हुआ है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, फिर तो आप उस्ताद हो, ठीक है, फिर तो आपका कोई जवाब ही नहीं है, राइट। होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट ना, कुछ टेंशन नहीं है। बहुत तरीके हैं इसमें, आप बिल्कुल करो थीटा 90 डिग्री का रख के कर लो, है ना। आप b को 0 रख के कर लो, लेकिन b को 0 रखने में एक प्रॉब्लम है आशीष बाबू, मैंने b को 0 इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर a और c ऑप्शन a² हो जाएंगे, अंतर पता नहीं लगा पाओगे आप, अंतर पता नहीं लगेगा आपको, समझ रहे हो? a को 0 रखना पड़ेगा, b को 0 रखोगे तो फंस जाओगे, तो थोड़ा दिमाग लगा के 0 रखना होता है, ऐसे नहीं किसी को भी रख दो। चलो भाई, इतने आसान सवालों पे समय बर्बाद ना करें, पाप पड़ेगा, ठीक है। चलो, कह रहा है ए और बी स्टैंड कर रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द वॉल एंड ऑब्जर्व दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द वॉल, और कितना मतलब भयानक सवाल लगता है, जो कि होता नहीं है। हाइट ऑफ द वॉल दिए, डिस्टेंस ए और बी के बीच में बता दो, ये सब आता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर डिस्कशन भी देख लिए होंगे ना, तो ये सवाल आपको बस जोक ही लगेगा। ये तो कह रहे हैं ना
कुछ ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है 50 है, आपको बताना है इसकी दूरी आपको बतानी है। तो कितने लोगों को ये चीज़ ध्यान है कि मैंने कहा था अपोजिट टू 31 मान लो तो ये √3 हो जाता है, फिर अगर अपोजिट टू 45 आपका √3 है तो ये भी पूरा √3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी √3 - 1 हो जाती है। एग्जाम में सवाल कभी ऐसे दे देते हैं, कभी इसी ट्रायंगल को ऐसे घुमा के दे देते हैं और आपको नए नए सवाल लगते हैं जो कि सवाल एक ही होते हैं। तो कह रहा है कि देखो 50 अगर √3 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो ए और बी के बीच की दूरी चाहिए इनको, बस √3 - 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब देखो अगर √3 अगर आपका 50 को करस्पॉन्ड कर रहा है, क्लियर, तो आप कहोगे √3 - 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3 - 1। देखो √3 की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहां से कि व्हाट इज √3, इट इज 1.7, तो मैं लिख रहा हूं 50 अपॉन 1.7 इंटू √3 - 1 आपका कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.73, उसको भी आप 73 लिख दो। ये वैल्यू लगभग कितना बराबर है, जरा कैलकुलेट करके देखो आप कहोगे अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूं तो ये 3 से थोड़ा सा कम आएगा, और 3 इंटू 0.7 करेंगे तो 21 के आसपास आएगा, ठीक है, 21 के आसपास आएगा, तो बी ऑप्शन होगा। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट, समझ रहे हो आप, ऑलराइट। शायरी सुनाओ सर, ये क्या है भाई, मुजरा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लास पढ़ने आओ, क्लास पढ़ो बस, मुझसे ऐसी उम्मीदें ना रखें। 21.1 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, ओके। व्हाट आई हैव डन, स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स मैंने इस्तेमाल करे हैं, बस मैंने कहा कि 60 के अपोजिट, ये सब ट्रायंगल्स ना बना बना के घर पे एक बार देख लो, है ना, 45 ऐसे करके। मैंने ये बोला कि भाई अगर मैंने इसको पूरे को 30 डिग्री के अपोजिट 1 माना तो 60 डिग्री के अपोजिट √3 होता है, ये √3 होता है, तो 45 के अपोजिट अगर √3 है तो इस पूरे 45 के अपोजिट यहाँ भी √3 होगा, तो ये √3 - 1 होगा, वही निकालना था, निकाल लिया हमने, राइट। समझ में आ गया कि नहीं, जैसे भी कैलकुलेट करना है आप करो। देखो गलत सलत अगर आप लगा रहे हो ना तो मेरे को नहीं पता, अपना आंसर मैच करो, क्या है जो सही है वही सही है। यहां क्या कह रहा है, 12th पढ़ना जरा। ये कह रहा है कि 3 painters have to spend 6 hours a day for 12 days to finish a work. If after 3 days, 1 painter leaves, in how many days the remaining work will be completed? It will be 13.5 days. B option. पढ़ते पढ़ते आंसर लगाना सिखाता हूं आपको, अभी देखो कैसे। कह रहा 3 पेंटर हैं और उनका कुछ काम करने का टाइम क्या है, 6 hours per day, hours per day 6 है, नंबर्स इनके 3 हैं और 12 दिन लगाते हैं काम को फिनिश करने में। अब देखो कहानी क्या हुई, कह रहे 3 दिन बीत गया, अगर 3 दिन उन्होंने काम किया तो देखो काम बाकी कितना है, 3 पेंटर का काम 6 दिन के लिए 9 दिन के लिए बाकी है। कह रहे हैं एक इसमें चला गया तो 2 बचा। अब देखो ध्यान से, ये एक जाने से क्या हो रहा है कि -1/3 जो है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो मैन पावर है वो 1/3 से कम हो गई। अगर मैन पावर आपकी 1/3 से कम हो गई और उसी काम को करना है तो 1/2 ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे मैंने लगाया। इसको भी बोलते हैं AB रूल, इसको भी बोलते हैं AB रूल भाई, ठीक है, क्योंकि यहां वर्क वही है, एक आदमी के जाने के बाद भी जो काम बाकी है ना वो खत्म करना है, काम नहीं छोड़ना है ना, वर्क डन वही है। तो वही होता है, देखिए कि आपका जो रेट ऑफ वर्क होता है, रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कांस्टेंट है, ये A इंटू बी कांस्टेंट का केस बोलता हूं, AB रूल का। तो यहां पर जब ये बंदा एक चला गया 3 में से, तो 1/3 की गिरावट आ गई रेट ऑफ वर्क में। 1/3 की गिरावट अगर रेट ऑफ वर्क में आती है तो समय जो लगेगा वो +1/2 ज्यादा लगेगा। सेम परसेंटेज में भी है, सेम यहां पर भी है। +1/2 ज्यादा 9 का कितना होता है, 4.5 दिन। 4.5 दिन या घंटे जो भी दिए हैं, दिन दिया हुआ है 13.5 हो गया, आंसर हो गया। कितने लोगों को समझ में आया भाई? अब देख रहे हैं यहां पर एक डी आंसर दिया था उल्लू बनाने के लिए, ठीक है। 9 दिन तो लगते जब 3 लोग होते भाई, एक आदमी चला गया तो ज़्यादा दिन लगेंगे ना, इतना तो इज्जत कर लो, ठीक है, कि डी ऑप्शन मत दो हमें। इन्होंने दिया था एक आंसर, देखो ऐसा भी। तो कोई टेंशन नहीं है, आसानी से आप इसको कर पाओगे, नो चैलेंज। ये क्वेश्चन देखो, ये तो आपका सवाल है, आपका सवाल है कि इसका आंसर सिर्फ 2 ही हो सकता है ना। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं भाई आपसे, इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 1 है, 1 प्लस ये भी पता है कि मुझे ये 0 नहीं है। कॉट स्क्वायर पॉजिटिव होता है,
कॉट स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो 3 कॉट स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, एक में पॉजिटिव जोड़ोगे तो एक से ज़्यादा मिलेगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। इसका सही होना इसकी मजबूरी है। अगर आपको कॉट 60 की वैल्यू नहीं पता है तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दूं? कर लो भाई। 1 × 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बेइज्जत कर रहा हूँ ये सब लिख के, और मुझे पता है अब होगी नहीं। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि देखो ये वैल्यू आपकी आई 4 × 1/4 1, 3 × 1/3 1, 1 + 1 2, और आप खुश हो जाओगे, है ना? खुश हो गए? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? हो गया ना? बट ऐसे सोचो ना यार, कितना मजेदार है। ये वैल्यू पता है मुझे कि 1 है, ये पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, 1 + पॉजिटिव इज 1 मोर देन 1, एक ही आंसर है, यही सही होगा। कैलकुलेट भी मत करो। चलो ये सवाल देखो यार। कह रहा है एक पाइप है जो एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। 2 लीकेज हैं, कह रहा है ए और बी, उनकी वजह से द टैंक को ड्रेन ऑफ किया जा सकता है 1.5 घंटे में और 1.25 घंटे में, 1/4 आवर, 1/2 आवर्स। तो कह रहा है अगर तीनों को खोल दें तो बताओ क्या होगा। तो देखो पहली बात यहां पर आपको ये समझनी है कि जो ए है ना, ये 30 मिनट में इसको फिल कर सकता है। इसकी कैपेसिटी क्या है? फिलिंग की है। बी की जो कैपेसिटी है वो खाली करने की कैपेसिटी है 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। और जो सी की कैपेसिटी है ये भी खाली, सॉरी नहीं, ये ए पाइप, मतलब ए पाइप नहीं है, ये कोई भी पाइप है, ये आपका ए है, पर ये नेगेटिव है, खाली कर रहा है। बी जो है आपका ये 1.25 आवर्स है, और 1.25 आवर्स भी नेगेटिव है, खाली करने वाला है। और ये कोई भी पाइप है, इसको एक्स मान लो। कह रहा है तीनों को खोलना है, तीनों को खोलना है। अरे भाई अगर तीनों को खोलना है तो आप बताओ कि ये कैसे होगा, ये मेरा सवाल आपसे है। तो आपसे मैं कहूंगा कि जरा इनका कुछ एलसीएम उलसीएम निकालने की कोशिश करो कि क्या आप यहां पर एलसीएम निकाल सकते हो इन वैल्यूज का। तो उसके बाद हम लोग कुछ सोचें कि क्या करना है। तो देखो अगर इसको भी आप चाहो तो आवर्स में रिप्रेजेंट कर लो, या फिर आप ऐसा करो ना, सबसे बेस्ट है मैं इस वैल्यूज को ना ऐसे मिनट में लिख देता हूं ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। ये आपका हो जाएगा 90 मिनट्स, और ये आपका कितना हो गया? 75 मिनट्स। आपको यहां पर एलसीएम कितना मिलेगा बताएंगे आप? यहां पर आपको एलसीएम कितना मिलने वाला है? क्या आपको 600 मिनट्स एलसीएम मिलेगा यहां पर, कि 450 मिलेगा? ठीक है, यहां पर आपको 450 एलसीएम मिल जाएगा मिनट्स, मतलब यूनिट्स लगा सकते हो आप। तो आप कहोगे ये +30 अगर है मेरा, तो ये मुझे दे देगा 15 प्लस में, ये दे देगा -5 में, ये दे देगा माइनस आपको कितना? 6। तो अगर इन तीनों को आप ओपन कर दोगे तो आप खुद देख लो, 15 - 9 कितना हुआ आपके पास? 15 - 9 आपके पास कितना हुआ? 15 - 11 सॉरी 4 हो गया। तो 4 आपके पास अवेलेबल है, और इससे आपको इसको फिल करना है। और कितने यूनिट फिल करना है? आप कहोगे 450 यूनिट्स मुझे फिल करना है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये कितना टाइम आपको दे रहा है? आप इसको डिवाइड करिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है 100 दिख रहा है और 12.5 दिख रहा है। तो 112.5 आ गया आपका। ये जो वैल्यू है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 100 प्लस 60 के टर्म में लिखो, ज़्यादा बेहतर है ना। या आप ऐसे देख सकते हो कि ये 120 मिनट से 2 घंटे से कितना कम है? 7.5 कम है, राइट? और 7.5 जो होता है वो 1/8 होता है 1 घंटे का। तो 120 जो है आपका ये 2 घंटे हो गया, इसमें 1/8 घंटे आप माइनस करोगे तो आपको 17/8 मिलेगा। क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं? क्या क्या हो रहा है यहां पर? इज इट क्लियर? राइट? मिनट्स में निकाल के कन्वर्ट कर लो ना आवर्स में, इट्स नॉट चैलेंजिंग, इट्स वेरी इजी। ओके फाइन। सो कोई चैलेंजिंग काम नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि यहां पर जो ये वैल्यूज लिखी हुई है ना, इन वैल्यूज का क्विकली एलसीएम निकाल लेना। और ये 2 नेगेटिव वैल्यूज हैं तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको। ये नंबर देखते ही पता है 450 है, 15 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 15 - 11 आपका 4 हो गया, 450/4 निकालना है बस। आप चाहो तो पहले ही 60 से डिवाइड कर लो, दोनों हो जाएगा, जैसे करना है कर लो, राइट? समझ में आया कि नहीं? तो दैट्स नॉट चैलेंजिंग क्वेश्चन, यू कैन डू इट। ओके, तो मुश्किल नहीं है। परसेंटेज से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको परसेंटेज की थोड़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए। इवन एफिशिएंसी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप एफिशिएंसी का तरीका अख्तियार करेंगे तो उससे भी ये सवाल हो जाएगा, ठीक है? बट अब उसमें 5 तरीके लगा के इस क्वेश्चन में क्या ही करोगे? आसान सा सवाल है, और मुझे पता है कि आप परसेंटेज से इससे एलसीएम अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, जैसा मुझे मालूम चला है ना? तो अगर आप ज़्यादा प्रभावित हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन कह रहा है मॉडरेटर बना दो एप्ट्रेस का? अरे भाई पढ़ लो,
सारा काम जीवन में आज ही करना है आपको, ठीक है। ए ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 4 मिनट्स लेट। अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो ये 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए। कितना आसान सवाल है, फिर से ए बी रूल आ गया। देखो ए बी रूल करा दें, लगा देते हैं। देखो ये कह रहा है 45 जब था तो ये भाई साहब लेट पहुंच रहे थे 4 मिनट, नॉर्मल टाइम यहाँ था, यहाँ 4 मिनट लेट पहुंच रहे थे। और अगर स्पीड 60 हो गई तो कह रहा है ये 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हैं, तो ये यहाँ पहुंच गए। देखो -5, 5 मिनट पहले पहुंच गए। इनके बीच का गैप कितना है, 9 मिनट्स का है। यानी 45 की जब स्पीड है और 60 की जब स्पीड है तो टाइम में गैप कितना है, 9 मिनट्स का है। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, 15 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा। आप कहोगे आपका स्पीड प्लस 1/3 हो गया है। अगर स्पीड प्लस 1/3 होता है तो टाइम आपका 1/4 से रिड्यूस हो जाता है। ए बी रूल, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना भाई। तो ओरिजिनल में आपको टाइम लगा 36 मिनट्स का, 36 मिनट्स का टाइम लगा। और 36 पता है आपको क्या होता है, 60% होता है 1 घंटे का, 60%। तो 45 का 60% आपको निकालना है, बस 27 आ जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ कहाँ से परसेंटेज लेके आ गए भाई साहब, है ना। 36 मिनट को बोल रहे हैं कि परसेंटेज होता है। देखो ऐसा है ना, अंडरस्टैंडिंग बेहतर करो अपनी। 36 मिनट में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस चलना है ये निकालना है। तो या तो आप 36/60 करो। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भाई जो टाइम पूरा है 60 मिनट, 1 घंटे का जो टाइम है, दैट इज इक्वल टू 100%। अगर वो 1 घंटे का टाइम 100% के बराबर है, जो कि आप कहते हो 60 मिनट है, तो 60 मिनट अगर 100% के बराबर है तो 36 मिनट कितना होगा, 60% टाइम हुआ कि नहीं हुआ। इससे पता है आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। 60% टाइम में 60% ही डिस्टेंस चल पाओगे आप। तो 45 का 60% 0.6 से गुणा होगा, 27 आ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलराइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कोई कह रहा है आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड। अरे भाई आई एम नॉट एलियन, इंसान हूं मैं, मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड मत भेजो। ए टॉल रेक्टेंगुलर वेसल इज हाफ फिल्ड विद वाटर, द बेस डायमेंशन इज गिवन, हैवी क्यूब ऑफ एज दिस इज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, द राइज इन द लेवल ऑफ द वेसल इज। ठीक है, देखो जो लेवल राइज होगा ना, वॉल्यूम, आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपने उठा के किसी पानी में डाल दी, ऐसे पानी में अगर डाल दी तो क्या होगा, लेवल वाटर का राइज करेगा, वो उतना वॉल्यूम रिप्लेस कर देगा, उतना वॉल्यूम रिप्लेस करेगा और उसी वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसमें चढ़ जाएगी ऊपर की तरफ। बचपन में ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो क्यूब का जो आपका वॉल्यूम है ये आपको देखना है कितना है, ये 15 क्यूब आपका होगा वॉल्यूम ना। तो 15 क्यूब आपका वॉल्यूम जो है रेज होना है ऊपर, और इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि ये वॉल्यूम रेज कैसे होगा, किस डायमेंशन में होगा। आपका जो डायमेंशन है वो एक क्यूबॉइड टाइप का डायमेंशन बन रहा है, रेक्टेंगुलर वेसल है, तो 62 इंटू 45 इंटू एच, ये आपकी रेज होने वाली जो हाइट है वो यहाँ से निकल जाएगी। तो एच की वैल्यू आपकी आ गई 15 इंटू 15 इंटू 15, ये वॉल्यूम रिप्लेस हो रहा है, डिवाइडेड बाई 62 इंटू 45। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो नॉट डिफिकल्ट, आपको 15 इंटू 3 हो गया, यहाँ पर 3 से यहाँ पर आपका 5 हो गया। अब जो वैल्यू आपकी बच रही है वो आपकी बच रही है 75/62। तो 62 में 1 टाइम जाएगा, फिर आपका 13 बाकी बचेगा, तो आपका 2 टाइम्स भी जाएगा। तो 1.2 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट हैज़ टू बी करेक्ट। सही है, बहुत ही आसान था, इसमें क्या ही दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में। ये सवाल देखो, कह रहा है कि ए ने खरीदा 600 ग्राम, 750 ग्राम और 1.1 kg और 800 ग्राम का पैक ऑफ दाल एक दुकान से, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द पैक्स। क्या होगा एवरेज वेट, जरा बताओ कोई। देखते हैं कि आप लोग कितना दिमाग लगाते हो सवालों में। जो भी सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि ए ने खरीदा है 600 ग्राम, 750 ग्राम, 1100 ग्राम और 800 ग्राम ऑफ दाल फ्रॉम ए शॉप, तो आपको यही बताना है कि इसमें क्या करेक्ट होगा, क्या आंसर होगा इसका। एवरेज वेट जो आपसे पूछ रहा है, कितने लोग करें 1.11 kg करेक्ट है। देखिए अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप ऐसी बातें ही नहीं करोगे। इसमें जो भी चारों ऑप्शन लिखे हैं ना, इनमें मुझे चारों आंसर से बहुत ही
कटु शिकायत है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शिकायत है। मुझे तो इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है, मैं इतना शक्की आदमी हूँ क्या? ठीक है भाई, कैसे आप ज़रा मुझे एक बात बताओगे, ज़रा एक बात बताओ, एवरेज जो होता है ना सर, वो लोवेस्ट से हाईएस्ट के बीच में होता है। लोवेस्ट 600 ग्राम है, हाईएस्ट यहाँ पर क्या है आपका 1.1 kg का मतलब क्या होता है 1100 ग्राम ही होता है ना, कुछ और होता है। 600 से 1100 ग्राम के बीच में यहाँ कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, जरा बताओ। दिमाग घर पे रख के आए हो क्या? सब गलत है, ऑल रॉन्ग, ठीक है। तो जो लोगों को ये कहता है कि मैं पढ़ाता हूं वो बेकार चीज़ है, वो समझ लें मैं जो पढ़ाता हूं वही सही चीज़ है। कम से कम जान तो पाते हो कि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, वरना तो घर बैठे रहोगे और एवरेज निकालोगे और कुछ मार्क करके आ भी जाओगे खुशी खुशी की एक एवरेज का बड़ा आसान सवाल आया था, ठीक है। यहाँ कॉन्फिडेंटली आंसर मार्क कर पा रहे हो बेसिक फंडा से कि एवरेज 600 ग्राम से लेके 1100 ग्राम के बीच में होना चाहिए, है ही नहीं है। तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है ना तो गलत है, हम नहीं निकालेंगे एग्जाम में। हम क्यों निकालेंगे भाई, गलत है तो गलत है। क्वेश्चन में 2300 ग्राम भी है, कहाँ लिखा हुआ है? हमारे में क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो जो नहीं लिखा हुआ है मैं क्यों सॉल्व करूं? मेरे पास जो सवाल है वो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब कहाँ पर होगा क्या होगा वो तो आप पता करो। चलो देखो, ए ट्रेडर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 4% फॉर परचेज अबव 25,000, 6% फॉर परचेज अबव 35,000 एंड 8% फॉर परचेज अबव 50,000। कह रहा है कि एक आइटम जो है वो मिला कितने में 38,500 में, तो आपको बताना क्या है कि व्हाट वुड बी द डिस्काउंट। तो बहुत ही आसान सवाल है, मतलब यू हैव टू जस्ट मार्क द आंसर। कैसे? आपको कह रहा है कि डिस्काउंट के अलग अलग रेंज बताए उन्होंने कि इतने की खरीदारी तो इतना % डिस्काउंट, इतने की खरीदारी तो इतना % डिस्काउंट। तो एक अमाउंट करें अगर इतने की खरीदारी है तो कितना डिस्काउंट होगा? आप कहोगे 38,500 किस ब्रैकेट में आ गया? इस ब्रैकेट में आ गया जिसपे मुझे 8% का डिस्काउंट मिलता है। 8 इंटू 385 की अगर मैं बात करूं तो आप खुद मुझे बता दो कि अगर ये मेरा अमाउंट है और इस पे 8% मुझे लगाना है, 8% मुझे लगाना है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू आएगी। क्या मैंने जो आंसर लगाया वो सही है या मैंने जो आंसर लगाया वो गलत है? ध्यान से बताओ। ऑप्शन सी सही है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरी गलत बातें भी इतना जल्दी समझ जाते हैं, कहते हैं वाह। ठीक है, ठीक है। देखिए यहां 8% नहीं है, सवाल पढ़ोगे नहीं ठीक से, मैंने पहले ही हिंट दिया लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता है। ये देखो 35,000 पे 6% ही है, 8 कहां से हो गया? तो सवाल आप पढ़ते नहीं हो, बस मैं जो बोल दूंगा वो मान लोगे। 6 इंटू 385 की वैल्यू क्या होगी? देखो 2400 से कम होगी, और ये मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 18 प्लस 240, इट इज क्लियरली मोर देन 2000 एंड लेस देन 3000। द आंसर इज डी, राइट, नॉट सी। भाई सी कहां से ला रहे हो आप लोग? सी आ रहा है, कैसे सी आ रहा है भाई? 4% आपका 25,000 पे हो गया, 6% हो गया 35,000 पे, 8% हो गया परचेज अब 50,000 पे। तो अगर आइटम को परचेज किया गया इस अमाउंट में तो डिस्काउंट कितना होगा? 6% लगाओगे कि नहीं लगाओगे? डी ऑप्शन सही है यार, इतना दिमाग मत लगाओ ना यार, 6 को करना था। अब देखिए ये सवाल आपको पता है क्या है, इसको सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आपके पास इस तरह के सवाल होंगे यू नीड नॉट टू रेज द पेन। पेन नहीं उठाना है, क्योंकि पेन उठा के अगर आप करोगे तो आप टाइम बर्बाद करोगे। आप, मैंने क्या किया है 6 इंटू दिस, एग्जैक्टली कैलकुलेट मत करो, आप बस देख लो कि दिस इज मोर देन 2000 एंड दिस इज क्लियरली लेस देन 3000 ना, एक ही आंसर है वो सही होगा। गुणा करके क्या करोगे आप, है ना। चलो ये देखो, कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल की जो डायमेंशन है वो ये दी हुई है 66, 35, 3। कितना घंटा लगेगा इसको फिल करने में? और जो पाइप दिया हुआ है आपको, ये डायमीटर देख के मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, आपको हो रही कि नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है। सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जरूरत नहीं है तो मैं क्यों करूं, ठीक है। 35 डायमीटर देते ही मन में खुशी हुई कि नहीं हुई? होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा चलो देखो, स्पीड दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब देखो क्या है कि कह रहा है कितना टाइम लगेगा ना, ये तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी आवर्स विल बी नीडेड। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है आपका 66 इंटू 35 इंटू 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं डिवाइड करूंगा कि इस स्पीड से 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है, राइट, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है। अब देखो ध्यान से आप, एक बहुत अच्छी चीज है कि ये जो वैल्यू है डायमीटर की, इसको बड़ा ध्यान से देखना।
अगर ये डायमीटर है, आपको पता है स्टैंडर्ड सर्कल का डायमीटर कितना होता है? स्टैंडर्ड सर्कल का डायमीटर होता है मेरा 14, ठीक है। यहां डायमीटर आपको दिया है 45, तो क्या ये डायमीटर 2.5 टाइम्स है? यस। तो आप कहोगे जो एरिया मैं जानता हूं 154, उस एरिया का 6.25 टाइम्स होगा एरिया इस वाले 2.5 टाइम्स हो गया ना। अगर ये डायमीटर अगर आपका 2.5 टाइम्स है तो आपका एरिया 6.25 टाइम्स होगा। जो मुझे पता है 154 होता है स्टैंडर्ड सर्किल का, तो 154 इंटू 6.25 मैंने यहां पर लिख दिया। ये एरिया किस में निकला आपका ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला। अब 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ये भरेगा? तो आपको 8 सेकंड में 8 मीटर्स वॉल्यूम भरेगा ये ध्यान रखना है। और ये वैल्यू आपकी किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में दी हुई है। जो मैंने एरिया निकाला अभी वो सेंटीमीटर में लिखा, और ये वैल्यू जो मैंने अभी लिखी 8, वो 1 सेकंड में 8 होगा। आपको वैल्यू किस में निकालनी है? घंटे में निकालनी है ना, घंटे में निकालनी है। तो ये ध्यान रखना कि इसको जब मैं डिवाइड करके कुछ सॉल्व करूंगा तो मुझे जो कुछ भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मुझे किस चीज में मिलेगी? वो वैल्यू मुझे किस में मिलेगी? वो वैल्यू मुझे मिलेगी सेकंड में। ये क्लियर हो रहा है सभी को कि वैल्यू आपको सेकंड में मिलने वाली है इससे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से वैल्यू किस में आ जाएगी? वैल्यू मेरी सेकंड में आ जाएगी। और सेकंड को अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मीटर में ले रहा हूं, सेकंड को जब मैं आवर्स, अब एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये सारी वैल्यू मीटर में है, ये वैल्यू आपकी मीटर में है, ये वैल्यू आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो एक 10 की पावर -4 से आपको गुणा भी करना पड़ता है। दैट यू शुड नॉट फॉरगेट, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि मैं जो अभी आपको बोलूंगा उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। यहां पर थोड़ा सा आप ख्याल रखें कि अब जो काम है वो आपको सिर्फ इसको डिवाइड करना। कहां गायब हो गया ये? इंटू 10 की पावर -4 होगा, है ना। 1 मिनट, किसको समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से समझा दूंगा, है ना, कि इस सवाल में अगर दिक्कत है ना तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन। चलो फिर से बता देता हूं। देखो पहले इसका लॉजिक समझ लो भाई। लॉजिक क्या है? देखो पूरा लॉजिक समझाता हूं कि एक स्विमिंग पूल है मान लिया, ठीक है। स्विमिंग पूल कुछ इस तरह से है, उसकी डायमेंशंस आपको प्रोवाइडेड है। कुछ इस तरह का स्विमिंग पूल है, ऊपर से पानी मान लिया इसमें भरना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जिस पाइप से आप पानी भर रहे हो ना, ये पाइप बना देता हूं मैं। तो पाइप में कह रहा है कि इस तरह का आपके पास वो है, एक सर्कुलर होल है जिससे ही पानी इसमें गिर रहा है, राइट। अब देखो इसमें पानी कितना गिरेगा? अगर पानी की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है तो आप कहोगे 1 सेकेंड की बात अगर मैं करूं, इन 1 सेकेंड पानी कितना अंदर आएगा? 1 सेकेंड में पानी आएगा आपका 8 मीटर, 8 मीटर आ जाएगा अंदर, राइट। तो पानी जो बाहर आएगा 8 मीटर, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो किस शेप में बाहर निकलेगा? आप कहोगे कि देखो ये माउथ जो इसका है वो सर्कुलर है और ये आपका 8 मीटर इस तरीके से बाहर आएगा। विल इट लुक लाइक ए सिलेंडर और नॉट? पानी बाहर आते हुए आपने गांव में देखा होगा पंप में पानी निकलते हुए, तो वो जिस शेप के उससे निकल रहा है उसी शेप में बाहर निकलता है। दैट इज व्हाट आई एम कहेंगे। कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हो आप प्रदीप जी, बिल्कुल अवॉइड करिए इसको, बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो समय यहां बर्बाद ना करें, रिवीजन करो घर जाके। तो ये आपका 8 हो गया। 8 होने के बाद देखो 1 सेकेंड का फ्लो है 8, और आपको ये इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जब आप वॉल्यूम निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 8 सेकेंड में कितना पानी का वॉल्यूम इस स्विमिंग पूल के अंदर चला जाएगा। आपको पूरे स्विमिंग पूल का वॉल्यूम पता है कि नहीं पता है? ठीक है, पूरे स्विमिंग पूल का वॉल्यूम पता है कि नहीं पता है? ये पता है आपको 66 इंटू 35 इंटू 3, ये वॉल्यूम आपको प्रोवाइडेड है मीटर में। 1 सेकेंड में क्या वॉल्यूम गया वो आपका हो गया πr²h। या तो आप स्टैंडर्ड सर्कल से लिख लो, स्टैंडर्ड सर्कल से अगर आपको नहीं लिखना है तो यहां पर इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है। यहां पर इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि जो रेडियस आपको दिया है वो रेडियस आपको 35 ही दिया हुआ है, और वो 35 डायमेंशन यहां भी लिखा हुआ है। तो आप स्टैंडर्ड सर्कल अगर ना भी आपको लेना हो तो भी आप यहां पर पाई का भी यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन पुट इट 22/7 इंटू r² विच इज गोइंग टू बी 35/2 का होल स्क्वायर, और इंटू आपका क्या हो गया h, जो आपका यहां पर 8 है। सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड करो, वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़े, राइट, यू सॉल्व इट, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं आगे इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं। हाँ जी, अच्छा, जिन लोगों को मुझसे शिकायतें हैं, कह रहे हैं टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम आप अपना बर्बाद कर रहे हो, कि यहां पर आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
मेरा तो काम है चिल्लाना, मैं चिल्लाता रहूँगा। आप अपना समय बचा सकते हो, कोई आपको पकड़ के नहीं लाया है, ठीक है। जस्ट गो होम, रिलैक्स, पढ़ो आप जो भी आता है। दो लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। ये कमेंट इसलिए नहीं है कि आप आके यहाँ पर ये बताओ कि मेरा टाइम खराब कर रहे हो। आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? गो होम सर प्लीज, सॉरी, ठीक है। इतना टाइम लोगों को मिलता है कि यहाँ आके ये बताने के लिए लोगों को कि टाइम खराब हो रहा है, खुद अपना टाइम यूज नहीं करते हैं। जाके घर पे पढ़ाई करो ना भाई। अगर आपके पास एग्जाम 2 दिन बाद है, यहाँ क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग हियर? मेरी क्लास को मेरे तरीके से चलने दो, ठीक है। द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज दिस अमाउंट दिया हुआ है आपको, और कह रहा है कि जो शॉपकीपर है वो इसको मार्क कर रहा है 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस और गिव 8% डिस्काउंट। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितना है। अच्छा ये बताओ आप कि अगर कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम है और यहां पर मार्क प्राइस आपको 15% दिया हुआ है, तो क्या आप मार्क प्राइस देख के ये बता पा रहे हो कि ये वैल्यू 25,000 के ऊपर हो जाएगी? और 25,000 पे अगर 8% का डिस्काउंट दिया गया, बहुत ध्यान से आप समझना कि जो प्राइस है रेफ्रिजरेटर की वो आपको 22,000 दी है, शॉपकीपर ने मार्क किया 15%, तो मैं कैसे कर रहा हूं 25,000 के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि 15 का जो ये 2% होता है, 20,000 ले लोगे तो भी 3,000 इसमें जुड़ जाएगा, 25,000 बनेगा। अब उस 25,000 वाले अमाउंट पे 8% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं ये शायद पिछला वाला ऑप्शन ही रिपीट हो गया है, इसको आप छोड़ दो, नथिंग इज करेक्ट। बट आपको वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि कैसे निकलेगा, राइट। यू कैन क्विकली कैलकुलेट। अब यहाँ एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मैं निकाल देता हूँ। आप कहोगे 15% निकालेंगे तो 3,000 आएगा, 3,300 आएगा, तो ये हो गया 25,300, और 25,300 का 8% आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे अगर मैं 25,000 का 8% निकालूंगा तो मुझे 2,000 मिलेगा, लिख दिया मैंने। और 300 का आप 8% अगर निकालोगे तो आपको 24 मिलेगा, तो इसका आंसर होगा 2024। अगर ऑप्शन एग्जैक्ट दिए होते तो शायद हमने कुछ ट्राई किया होता कि ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व इट, है ना, ठीक है। बट अदरवाइज मैंने एग्जैक्टली निकाल के दिखा दिया कि आपका जो डिस्काउंट अमाउंट होगा दैट विल बी 2024, ऑलराइट। जरा ये वैल्यू देखो, ये सवाल देखो, ये कह रहा है आपको कि लीस्ट नंबर बताना है जो हम ऐड करें 10,000 में एग्जैक्टली वो 327 से डिवाइड हो जाए। सो मुझे एक्चुअली 327 का वो मल्टीपल चाहिए जो 10,000 के जस्ट ऊपर है, राइट। सो देयर आर मेनी वेज पॉसिबल। मतलब हम लोग कर सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं, या हम सीधा मल्टीपल खोज सकते हैं। मैं आपको तरीके बताता हूँ। आप 327 नंबर लो और आपको 10,000 के आसपास जाना है, तो 300 इंटू 300 कितना होता है आपका? अगर आप नंबर लेते हैं 300 और उसको आप 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है 9 के बाद 4 zeros, तो आप तो 90,000 पे पहुंच जाते हो। लेकिन 300 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो आप कितना रहता है? 9,000 के आसपास। मुझे 10,000 के आसपास जाना है, मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो मुझे दे देगा सीधा सीधा 9,000, और 27 इंटू 3 कितना देगा मुझे? 81 देगा, यानी ये मिल गया मुझे 810। तो क्या मुझे नंबर मिल रहा है? 9,810। ये नंबर 327 का मल्टीपल है कि नहीं है? अगर मैं इसमें अगला 327 ऐड कर दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 10,000 के ऊपर वाला पहला नंबर मुझे मिल जाएगा। तो ये आपको कितना मिल रहा है? क्या आपको ये नंबर 137 एक्स्ट्रा देगा 10,000 से? यस, ये आपको मिलेगा 10,137। तो ये मल्टीपल है आपका 327 का। तो इफ यू ऐड 137 दिस नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 327। क्लियर है कि नहीं है? होप एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है भाई। मैंने देखिए क्या किया है, मैंने सिंपली बेसिक जो कैलकुलेशन होती है उसका इस्तेमाल किया है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाई 327। तो मैंने 327 इंटू 30 क्यों किया? क्योंकि लगभग मुझे पता था कि मैं 9,000 के आसपास रहूंगा। 30 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 9,000 प्लस 810 मुझे 9,810 मिला। अब इस 9,810 में व्हाट आई एम एडिंग? आई एम जस्ट एडिंग 327 एंड आई एम गेटिंग ए वैल्यू दैट इज 10,137। ये आपका एक तरीका हुआ कि ये 137 एक्स्ट्रा है तो इतना मैं ऐड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट वे टू गेट दिस क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। आप मुझे बताओ कि जो आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है 327, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? आप कहोगे यस, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो अगर ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड होता है तो मेरे ऑप्शन भी 3 से डिवाइड होने चाहिए, वो नंबर भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपका जो ये नंबर है 10,000, अब सारे ऑप्शन आप चेक कर लो, जैसे ये 327 है, ये तो सरासर गलत है। ये क्यों गलत है पता है आपको? अगर 327 आंसर हुआ कि 327 जोड़ने से मेरा नंबर 327 से डिवाइड हो जाएगा, तब तो 10,000 भी 327 से डिवाइड होना चाहिए था ना।
क्लियर और नॉट? 327 जोड़ने से अगर मेरा नंबर 327 से डिवाइड हो गया है तो 10,000 भी तो 327 से डिवाइड होना था, जो नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर डिजिट सम 1 है और यहां पर देखो आप 12 ऑलरेडी है, यहां पर मुझे 12 नहीं चाहिए क्योंकि मुझे 3 से डिविजिबिलिटी देखनी, तो मुझे 11 मिलेगा तो चलेगा, एक तो ऑलरेडी मेरे पास है। फिर आपका 9 1 10 आएगा, 10 1 11 नहीं देगा, ये नंबर देखना आप 7 3 10 और 1 11 ये देगा, क्योंकि 11 + 1 12 हो जाएगा। अच्छा, अब ये तरीका मैंने क्यों बताया आपको? ये तरीका मैंने इसलिए बताया बिकॉज दिस इज अ वेरी जनरल वे टू कैलकुलेट। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे, लेट्स से कि मान लिया 2 ऑप्शन में भी ऐसा हो गया कि आपका डिजिट सम से आंसर नहीं आ रहा है, राइट? देन ऑल्सो दिस विल वर्क बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड to just calculate and reach closer to the number. Clear or not? Just reach closer to the number. Just reach closer to the number. तो आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्टली वहां पर देखने की कोशिश कर रहे हो कि यू गो रीच टू 10,000 और 10,000 के ऊपर कितना जाना है और आपने सॉल्व कर लिया। ओके, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि डिवाइड हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट करने की अगर आप बात करोगे तो देखो 9,810 लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 327 से, तो वहां 190 होगा अगर सब्ट्रैक्टेड होगा तो, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड की बात करेगा तो लीस्ट नंबर उस केस में यही होगा। ओके, सो दैट्स एडिशन टू द डिस्कशन यू आस्क्ड। अब कह रहा है एक कार है जिसको 5.5 लीटर लगता है 60.48 कवर करने में, तो बताना है कि 22 लीटर में कितना चली जाएगी। अब इस सवाल में क्या ही दम है, बताओ जरा। व्हाट्स द आंसर? ये तो बहुत ही आसान है ना सर, इसमें मैं क्या ही बताऊं। क्लियर है कि नहीं? 5.4 में आपका चलती है 60.48, आपको निकालना है 22 में कितना जाएगी। तो आप कहोगे पहली बात तो 5.4 को या तो आप क्लियरली डिवाइड करके देखो, एक तरीका ये है कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट अगर इसको आप कंप्लीटली डिवाइड करो, राइट? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। या आप सिंपली ना अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा लो, आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज़ तो मुझे दिख गई कि ये उत्तर नहीं है, इवन ये उत्तर नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं इधर और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इधर, मैंने अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेटिंग हाउ मच? आई एम गेटिंग 21.6, आई एम गेटिंग 21.6। और यहाँ अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं लगभग 0.5 मान लूँ तो ये 2 बनाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 242, ठीक है। लेकिन ये 21.6 है, अभी मुझे इसमें 0.4 लीटर और लगाना है। आप कहोगे 0.4 अगर और लगाऊंगा मैं तो मैं 0.54 लगाऊं तो कितना जाएगा? आप कहोगे लगभग 6 जाएगा। तो 0.4 ले जाऊंगा तो थोड़ा सा कम होगा, मान लेता हूं 4 हो जाएगा, मान लेता हूं 4 हो जाएगा, तो भी वैल्यू 242 में 4 जुड़ेगी। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में विश्वास नहीं रखता हूं, जब ऑप्शंस होते हैं तो आई जस्ट यूज ऑप्शंस। नहीं, यूनिटरी मेथड में डिवाइड करोगे ना जाके आप, वाई यू वांट टू डिवाइड, रफली देखो ना, काम बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पहले ये निकाल लिया कि इसका 4 टाइम्स करूंगा तो मैं 242 मिल जाएगा लगभग। 242 अगर मुझे मिल गया 4 टाइम्स करने से, इसका 4 टाइम्स करने से, तो ये और ये गलत हो गए। फिर मेरी जो वैल्यू है ना, मैंने कहा मुझे 0.4 और चाहिए। 0.4 के लिए देखो 5.4 मुझे पता है 60 है, तो 0.54 कितना होगा? 6 होगा। 0.54 अगर 6 है तो 0.4 कितना होगा? लगभग 4 लगा लिया, तो डेफिनेटली मेरी वैल्यू 246 के आसपास जा रही है। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। नो नीड टू कैलकुलेट, राइट, नो नीड टू कैलकुलेट। अब देखो ये सवाल है, कह रहा है इसका क्यूब रूट बता दो। इसमें क्या ही बता दूं मैं आपको, व्हाट इज आंसर? डी ऑप्शन। कैसे मैंने लगाया डी ऑप्शन? आप कहोगे सब में तो अंत में 5 आ रहा है, मेरे को तो मेथड मालूम है। मालूम रखो अपना मेथड, करना ही नहीं है। देखो 20 का क्यूब कितना होता है भाई? 20 का क्यूब 8000 होता है कि नहीं होता है? ये नंबर 8000 से कम है कि नहीं है? तो ये नंबर अगर 8000 से कम है तो आंसर भी 20 से कम होना चाहिए ना। 20 से कम आंसर होना चाहिए, तो क्या आंसर होगा? जो लिख दिया मैंने वही आंसर है। क्लियर है कि नहीं है? होप नोबडी शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन और प्रॉब्लम। ऑलराइट, मजा आया? ओके, चलो आगे बढ़ो। ये सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है एक मार्केटिंग एजेंट है जिसको कमीशन मिलता है 2% ऑन द फर्स्ट 2 लाख, 1.5% ऑन नेक्स्ट 2 लाख एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द सेल्स मेड इन द मंथ। अगर सेल्स जो अचीव हुई है उस एजेंट के द्वारा फॉर द मंथ ऑफ 2018 अप्रैल इज गिवन टू बी
दिस अमाउंट, मतलब ये आपकी सेल का अमाउंट है, तो आपको बताना है कि जो कमीशन है वो कितना होने वाला है। ए ऑप्शन, मैंने ए ऑप्शन को लगाया, जो कि इतना आसान है, आपको देखना है और मार्क करना है। सवाल को देखिए, जब आप पढ़ते हो ना, मेरे अंदर देखिए पता है एक स्किल है, व्हेन आई रीड द क्वेश्चन राइट, माई फोकस इज इन द क्वेश्चन एंड आई कैन लर्न, और मतलब मेरे को क्वेश्चन रिपीट नहीं करना पड़ता है, आई कैन लर्न इट वेरी फास्ट। मतलब क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई कैन परसीव इट वेरी फास्टर, दिमाग थोड़ा तेज चलता है, बिकॉज आई हैव ए गुड कंसंट्रेशन। इफ यू डेवलप इट यूल गेट द आंसर लाइक दिस, जैसे मैंने किया। मैंने यहाँ पर क्या किया मैं आपको समझाऊं। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 2% है, इस 2% वाले से अगर निकालोगे तो लास्ट में 0 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 1.5% अगर आप अगले 2 लाख का निकालोगे तो भी लास्ट में 0 0 आएगा कि नहीं आएगा? इतने ढेर सारे जीरोस दिए कि पूछो मत। यहां पर जब मैं जाऊंगा बाकी अमाउंट में 4 लाख अगर निकल गया तो मेरे पास 1,68,000 बाकी है। इसका अगर मैं 1% निकालूंगा तो 2 जीरोस कटेंगे, लास्ट में 80 आएगा। तीनों को जोड़ोगे तो लास्ट में 80 आएगा, और लास्ट में 80 आएगा तो एक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर दैट द आंसर इज गोइंग टू बी 8680? हाउ? वाइल रीडिंग राइट, योर निगाहें आपकी ऑप्शन पे भी थोड़ी सी होनी चाहिए, एंड जस्ट सी व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। अगर आप इजीली कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप कहोगे 2 का 2 निकालेंगे ये बनेगा 4000, फिर निकालेंगे 1.5 निकालेंगे 3000, फिर ये निकालेंगे इसका 1% निकालेंगे, 16 जोड़ देंगे तो 7000 प्लस 1680 8680 आ जाएगा। पॉसिबल, वो भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू शुड लुक फॉर समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। ठीक है, जैसे यहां पर आपको ये दिख सकता था कि लास्ट 2 डिजिट्स डिफरेंट है, उनको कैलकुलेट करना आसान है। ऑलराइट, ओके। सुमित कह रहे हैं इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, पेपर सॉल्व करो, फालतू की बात नहीं करो। करूंगा सुमित, फालतू की बात करूंगा। ठीक है, यू कैन नॉट रूल दिस क्लास, आई एम रूलिंग दिस क्लास, आई एम सॉरी। लोगों के एजेंट पता है कमेंट में घूमते रहते हैं, मुझे मालूम चला है कि लोगों ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। ठीक है, सब लोग आ जाते हैं अपनी क्या कहते हैं उसको, भक्ति दिखाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी भक्ति अपने पास रखोगे बर्बाद हो जाओगे आप। लोगों की भक्ति मत करो, पढ़ो और सीखो और कट लो, है ना? ना मेरी भक्ति करो ना किसी और की। चलो ये सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट फॉर द ईयर 2015। देखो ये डेटा दिख नहीं रहा है, सो ये डेटा अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं डेटा यहाँ पर बना दूंगा एक टेबल में, ये बेहतर है क्योंकि ग्राफ में डेटा बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है। राइट, तो एक डेटा है आपका फ्रॉम इंडिया और एक डेटा है टू इंडिया। ठीक है, तो मैं ज़रा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि आपका हो गया ये फ्रॉम इंडिया, कुछ टूरिस्ट की बातें हैं मैं समझाता हूँ आपको, और ये हो गया आपको टू इंडिया। ठीक है, फ्रॉम इंडिया एंड टू इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो टूरिस्ट इंडिया से कहीं गए हैं उनका डेटा है, और जो इंडिया में आए हैं उनका डेटा है। राइट, तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ कि 2015 की बात हो रही है, और जो कंट्रीज़ के नाम है वो ज़रा मैं लिख रहा हूँ। ये है आपका यूएसए, ये आपका यूरोप, फिर आपकी वैल्यू क्या है ऑस्ट्रेलिया, फिर आपकी वैल्यू क्या है अफ्रीका। 4 कंट्रीज़ हैं। तो फ्रॉम इंडिया जो टूरिस्ट बाहर गए हैं, टोटल उनका 100% जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। देखो मैं लिख रहा हूँ यूएसए का है 42%, और आपका यूरोप जो है वो दैट इज़ 31%, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है दैट इज़ 20%, और जो यहाँ पर अफ्रीका है वो आपका है 7%। फिर टू इंडिया की बात करें तो दैट इज़ 26%, और ये आपका है 30%, देन यू हैव 34%, देन यू हैव 10%। तो ये वैल्यू है कि आपकी जो पाई चार्ट है तो टोटल 100% होना ही होना है। तो जो इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं उनका ये डेटा है, जो इंडिया में लोग आ रहे हैं उनका ये डेटा है। ओके, क्लियर और नॉट? जरा पढ़ो यहां पर। तो कह रहा है कि इन द गिवन पाई चार्ट ये जो वैल्यू है 1 लाख आपका 16,57,850 दिया हुआ है। कह रहा है कि ये टोटल टूरिस्ट हैं जो इंडिया को विजिट करते हैं, मतलब ये टू इंडिया वाला डेटा इन्होंने यहाँ पर दिया है कि इंडिया को विजिट करने वाले जो टूरिस्ट हैं
वो 16,57,000 और 850 हैं। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, 16,57,850। तो बताना है हाउ मेनी विजिटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कितने लोगों ने विजिट किया। आपको निकालना है कि 34% इसका क्या है। जरा कैलकुलेट करके आप बताओगे। ओके, राइट, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द आंसर। अनूप गुजराती, मैंने कहा ये क्लास मैथ्स की है, मैथ्स की बात करो आप। यू नीड टू हैव योर व्यू एवरीवेयर, दैट इज नॉट नीडेड। हम जब आपसे पूछेंगे तब आप बताना। यहाँ मैथ पढ़ने आओ, मैथ पढ़िए चुपचाप। ये दिखाता है आप कितना सिंसियर हैं इस कंटेंट को लेके जो अभी डिस्कस हो रहा है, राइट। यहाँ जो कुछ सिखाया जा रहा है, समय बर्बाद मत करो, चुपचाप सीख लो। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट प्लीज, ठीक है। चलो जी, जिन जो पढ़ने आए हैं सिंसियर बच्चे, जरा इसका आंसर बताओ क्या है। ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा है कि बताओ कितने लोग ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आए। इज इट 34% और नॉट। सो 34% अगर मैं निकालूंगा इस नंबर का, अब देखो आपका फोकस एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो लास्ट में ना 34% का मतलब क्या है कि मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं लास्ट में, दैट इज 8.5, बिकॉज 1% इज 0.5 इन द एंड। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। दिस इज 1% वैल्यू। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 5 इस 4 से मिलकर मुझे 0 दे देगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट 2 zeros, देयरफॉर अंत में 0 तो नहीं आएगा। ध्यान रखना, अंत में अगर 0 नहीं आएगा तो अब क्वेश्चन क्या है कि लास्ट डिजिट जो मेरी आने वाली है दैट विल बी 2 और 9। सॉल्व करके बताओगे कि व्हाट इज द आंसर 2 और 9। अब वो कौन डिसाइड करेगा। आप कहोगे 85 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। 85 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता है 255, तो 2550 हो गया। और 85 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 340। इसके सम में लास्ट में 90 आ जाएगा। एक 0 कौन खा जाएगा, डेसिमल, लास्ट में 9 आएगा, देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं। यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एवरीथिंग, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एवरीथिंग, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज नीडेड। तो वंस यू आइडेंटिफाई कि भाई जब मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, देखो ये जो 0 है, मैंने कहा ना कि जब 1% की वैल्यू आप लिखोगे तो यहां 0.5 आ जाएगा। जब ये यहां 0.5 आ गया तो मैं आपको दिखा रहा हूं आपको कि ये वैल्यू कितनी हो गई। दिस इज 16578.5। जैसे ही आपने ये वैल्यू यहां पर देखी, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 34 से। 34 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है लास्ट में 2 zeros नहीं आने वाले, एक ही 0 आएगा और वो 0 डेसिमल से कट जाएगा, तो 0 तो अंत में बचेगा नहीं। तो ये दोनों आंसर गायब हो गए। अब ये दोनों आंसर बचे तो मैंने लगा लिया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका देखो क्या है कि बहुत आसान था कि आई कैन क्विकली सी कि दिस नंबर इज अराउंड 1/3, लिटिल मोर देन 1/3। लिटिल मोर देन 1/3 का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर मेरे सामने है, इसका 1/3 आप निकाल लो तो आप कहोगे 1/3 अगर निकालूंगा तो ये 55 के आसपास आ जाएगा। 55 टाइम्स 3 आपका 165 होता है। और अगर आपने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर रखा है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि आपका ए आंसर करेक्ट है। क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर। ओके, हाँ, लेकिन 1/3 से जब आप करोगे ना तो 1/3 से करते समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। सतर्कता इसलिए जरूरी है कि आपका जो ये आंसर है ना 58 वाला, उसको थोड़ा आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, बट वो इजीली एलिमिनेट हो सकता है। अगर आप ये 0 एलिमिनेट नहीं भी करते हो तो भी मैं बता रहा हूं कि ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। आपको करना क्या है कि लेट्स से 1/3 निकालना है, तो आपको दिस इज 1657850। और अगर मुझे 34% किसी भी नंबर का निकालना है तो मुझे 1/3 कैलकुलेट करना है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मतलब यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको ये कैलकुलेट करना है। वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको ऑप्शंस का कि आप गलत ना हो जाए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। बाकी आपको देखिए डिजिटल सम लगाना है, जो लगाना है लगा लो, ठीक है। डिजिटल सम का मैं इस्तेमाल बहुत कम करता हूं, एक्सेप्ट डिविजिबिलिटी के लिए, राइट। उसके अलावा मुझे जरूरत कभी पड़ती नहीं है। सो अगर आपको डिजिटल सम अच्छा लगता है यू कैन यूज इट। मेरे अपने रिजर्वेशन है कि मैं डिजिटल सम को इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। सो आई जस्ट गो अल्टरनेटिवली। तो जो मैं यूज करता हूं मैं वही बताता हूं आपको। मैं डिजिट सम को केवल यूज करता हूं शायद डिविजिबिलिटी चेक करने में, जहां 9 में यूज करना ही होता है, अदरवाइज वी डोंट यूज इट, ओके। बाकी आप चेक करो क्या करना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। चलो अगला सवाल देखो।
ये क्या कह रहा है कि गिवन पाई चार्ट में फ्रॉम विच कंट्री टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया मोर देन द इंडियंस गोइंग टू दैट कंट्री। अच्छा ये बताओ जरा, इसका क्या मतलब है? टूरिस्ट कम टू इंडिया मोर देन इंडियंस गोइंग टू दैट कंट्री। जरा बताओ इसमें क्या सही है, कौन सा आंसर सही है? कितने लोग कह रहे हैं कि इसमें यूएसए और यूरोप सही आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है। वो डेटा क्या मिसिंग है जरा बताओ आप। वो डेटा मिसिंग ये है कि आप परसेंटेज का डेटा तो मुझे दिया हुआ है उधर, आप बताओगे ना कि कितने कितने लोग कहाँ कहाँ हैं, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, दोनों बराबर थोड़े ना है। तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से ज़्यादा आए और कहाँ से कम गए। भाई डेटा दो पूरा, अगर डेटा नहीं दोगे तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। आई एम सॉरी। सो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द डेटा कि कितने आए कितने गए, तो मैं परसेंटेज को सीधे नेक्स्ट थोड़ा कंपेयर कर दूंगा। आई नीड ए बेस टू कंपेयर परसेंटेज दैट यू आर नॉट गिविंग मी, सो आई डोंट नो। द आंसर इज आई डोंट नो, नॉट डी, नॉट यूरोप। आंख बंद करे कुछ भी लगाने को तैयार रहते हो, ठीक है? कुछ नहीं पता कहाँ से ज़्यादा आए और कहाँ से ज़्यादा गए। इज इट क्लियर और नॉट? वी कैन नॉट टेल इट अंटिल वी नो समथिंग अबाउट द बेस। ऑलराइट, कुछ डेटा मिसिंग है, टाइपिंग की एरर हो सकती है या क्वेश्चन में एरर हो सकती है, आई डोंट नो। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट इंडिया आए उनका डेटा दिया हुआ है 21356, और जो टूरिस्ट इंडिया से कहीं गए बाहर, द नंबर ऑफ फ्रॉम इंडिया, वो 20 45 45, ठीक है? तो हाउ मेनी मोर पीपल विजिटेड यूएसए फ्रॉम इंडिया देन फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। तो ये क्वेश्चन लगाया जा सकता है, ठीक है? कि विजिटिंग इंडिया टू इंडिया दिया है 21 35 60 टू इंडिया, मैं लिख रहा हूं, ये वैल्यू जो दिया है वो दिया है 21 35 60, और जो फ्रॉम इंडिया गए हैं टोटल वो भी आपको दिया है 21 45 45, शायद ये दिया हुआ था, देख लेता हूं एक बार, चेक कर लूं डेटा, फिर आते हैं क्वेश्चन में वापस। ये है ना 21 35 60 और 21 45 45, लास्ट में एक जीरो है। हाँ, लास्ट में एक जीरो लगा लो। यही है ना डेटा, यही डेटा है, मैच कर लो एक बार। सॉरी, ये 20 45 450 है ना। यहाँ भी कुछ डेटा मिसिंग है क्या? एक कॉमा लगा के छूटा हुआ है, पता नहीं, चलो देखते हैं। ये 600 है और ये वैल्यू 20 है। लगा दो जरा जल्दी से, यूएसए में डिफरेंस निकालना है। तो यूएसए में आपका हो गया, यहां 42% है, राइट? यहां आपका 26% है। आंसर निकालो जरा, कैलकुलेट करिए, बहुत ही आसान है, राइट? इट्स वेरी इजी, बस आपको वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सॉल्व इट प्लीज, ऑप्शन के हेल्प से जल्दी हो जाएगा। तो एक आप ध्यान रखो 42, एक ध्यान रखो 26, तो मैं आपको उधर लेके चलता हूँ, ठीक है? वहाँ पर आपको पहुँचाता हूँ। 21 वाला 26 है और 20 वाला 42 है। ये वैल्यू आपकी 42 वाली है और ये वैल्यू आपकी 26 वाली है। तो आप देखो यहाँ पर सबकी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। यूनिट डिजिट आपका आंसर ला देगा कि नहीं? यूनिट डिजिट आपका आंसर ला सकता है। आपको यूनिट डिजिट पता करना है, तो यहां देखो 6 × 6 निकालोगे आप। क्लियर है कि नहीं? और आपको देखो रफ वैल्यू भी देखनी पड़ेगी, कहां पर मुझे ज्यादा मिलने वाला है। आप मुझे बताओ ज्यादा कहां पर मिलेगा? इसका 42% ज्यादा होगा, तो ये आपका ज्यादा वैल्यू देगा, है ना? तो इसका अगर आप यूनिट डिजिट निकालने जाते हो तो आपको पता है, देखो एक जीरो, तो मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो अल्टीमेटली मेरा ये बनेगा 4.5, लास्ट में 45 × 42, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 45 × 4 आपको कितना देगा? 90, और आपका हो जाएगा ये 180, राइट? और फिर 45 × 2 आपका हो गया 90, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? लास्ट में यहाँ पर 7 आ जाएगी, और ये 0 तो कट जाएगा, और ये वैल्यू ज़्यादा है तो 7 यहाँ पर आ गई, और 6 × 6 6 वहाँ आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मुझे 26% ही निकालना था ना, समझो जरा जल्दी से। रॉट वेलर नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बहुत क्लियर है, कंफ्यूजन आपको होता है, आप जैसे लोगों को। क्लियर है कि नहीं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? कि देखिए यहां पर जब 26% आप कैलकुलेट करोगे तो यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा, तो यूनिट डिजिट आपको 6 मिला, और ये वैल्यू आपकी छोटी है,
ये वैल्यू आपकी छोटी है, और यहाँ मुझे 42% निकालना है, तो अल्टीमेटली जो मेरा नंबर है वो 4.5 होगा मेरा, उसको मैं 42 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं लास्ट 2 डिजिट देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट में जब मेरा एक जीरो आया, आप ध्यान से देखो, तो क्या ये जीरो कैंसिल होगा या नहीं होगा? प्लीज क्विकली बताएं आप कि ये वैल्यू क्या जो मैंने लिखी है, क्या इसके डिफरेंस से मेरा आंसर आएगा यूनिट डिजिट, लेकिन मैच क्यों नहीं कर रहा है? जल्दी बताओ कहां गड़बड़ हुआ? क्योंकि ये 7 नहीं आया, 9 आया है। ठीक है, नहीं ये 180 जो आपका मिला, देखो 45 को 4 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो आपका 180 आया ना। ध्यान से समझो प्लीज। पवन देखिए प्लीज, आप क्वेश्चन पे अगर फोकस नहीं करोगे, इतना देर में क्वेश्चन करेंगे, 2 सेकंड में आंसर चाहिए का दे दूं? ठीक है, कैसी बातें करते हो आप लोग फालतू में। मैंने कहा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो कर लो। ओके, हाँ लीव कर दो, आपको करने की जरूरत नहीं, आप सेशन भी लीव कर दो। ठीक है, आपको समझना है ही नहीं है, यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। अभी मैं कैलकुलेशन लिख के छोड़ दूंगा कि ऐसे कर लेना, तो कर लेना। फिर आई एम ट्राइंग टू टेल यू द प्रोसेस हाउ यू कैन रीच आउट टू द क्वेश्चन। मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि आपको 26% निकालना है इस नंबर का जो कि कम होगा, तो दैट आई एम सेइंग इज दैट यू विल मल्टीप्लाई 26 एंड 6, लास्ट डिजिट आपका 6 आएगा। जो अल्टीमेट चैलेंज आपको आ रहा है वो इस कैलकुलेशन में आ रहा है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से देख लो पहले, ये आपको मिलेगा 20, 45, 4.5, ये ऐसे नंबर यहां पर मिलेगा, और आपको इसको 42 से मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो आप? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इसको 42 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, 45 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 45 टाइम्स 40 आएगा पहले, ये आपका 1800 आएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट प्लीज, आप लोग डिस्टर्ब करने से मैं भी डिस्टर्ब हो जा रहा हूं, मैं कमेंट पढ़ना ही बंद कर दूंगा। फिर 45 इंटू आपने 40 निकाला तो आपका 1800 आ गया। देन आप करोगे 45 इंटू 2, तो 45 इंटू 2 आपका कितना आ गया? 90 आ गया, राइट? तो ये वैल्यू आपकी लास्ट में आ रही है 90। अब 90 में 0 काटोगे तो लास्ट में बचेगा 9, और यहां पर 6 माइनस होगा तो अंत में 3 आएगा कि नहीं आएगा यूनिट डिजिट, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बाकी देख लीजिए, अगर आपको कोई डिजिट सम अच्छा लगता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट? बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग दिस, राइट? कि लास्ट 2 डिजिट देके मुझे यूनिट डिजिट मैच करना है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्लियर? यू डोंट नीड टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन। और एक चीज ध्यान रखना कि जो डिजिट सम होता है ना, डिजिट सम इज नॉट ऑप्शन सिलेक्शन टेक्निक, इट इज ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। आपके 2 ऑप्शन के डिजिट सम सेम हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 ऑप्शंस कैन हैव सेम डिजिट सम, देन आपको अल्टरनेटिवली जाना पड़ेगा, राइट? तो मैं आपको वो सीधा वो अल्टरनेटिव तरीका बताता हूं, इसीलिए मैं डिजिट सम यूज नहीं करता हूं, राइट? क्योंकि उसमें क्या है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन ऑप्शन गिविंग द सेम डिजिट सम। तो अगर आप उसी पे डिपेंडेंट हैं देन यू विल हैव ए प्रॉब्लम। अगर आप उसी पे डिपेंडेंट हैं तो यू विल हैव ए प्रॉब्लम। कैलकुलेशन की एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपकी काम करे, राइट? क्लियर कट स्ट्रैटेजी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, राइट? ओके, चलो जी, अच्छी बात है। बाकी आप और कुछ ट्राई करना है तो यू कैन डू इट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, अच्छा ये सवाल पढ़ना जरा, क्या है? यहाँ तो टेबल दिख रही होगी, उम्मीद करता हूँ। करेक्ट टेबल दिया हुआ है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर एक पर्सन का दिया हुआ है 3 साल का इनकम और एक्सपेंडिचर। ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। डेटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आई कैन मेक इट बिग। 2000, ये आपका 2001, 2002, 2003। पेन थोड़ा सा पतला होना चाहिए, लाइक दिस। ये वैल्यू आपकी है 110, ये है 103, ये है +7 सेविंग 223, 214 +9 243, 197 +46 189, 232 -43, राइट? दैट्स क्लियर है ना? ये वैल्यू आप समझ में आ रही है, मैंने लिख दी है। अब ये कह रहा है कि देखो है क्या, ये इनकम है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस, और ये आपकी सेविंग है। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखा होगा, आप देख लो खुद ही। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस टेबल में एक आदमी है जिसने इन्वेस्ट किया अपनी सेविंग हर साल 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे, जो भी सेविंग है उसको इन्वेस्ट कर दिया उसने। तो कह रहा है हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न एट द एंड ऑफ 2003। तो 2003 में उसको कितना इंटरेस्ट अर्न होगा, है ना? समझ रहे हो ना आप? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर? ओके, तो देखो एक चीज आपको समझना यह है कि इसमें ये क्या कह रहा है कि ये जो सेविंग है ना,
इस सेविंग को क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो 7 की सेविंग है, आप ध्यान से देखना, 7 की जो सेविंग है ये इन्वेस्ट किया इसने, 9 की सेविंग को इन्वेस्ट किया, और ये 46 की सेविंग को भी इन्वेस्ट किया। -43 देखो भी मत। अब ये 2000 के एंड में सेविंग होगा ना, ये 2001 का। आपको बताना है कि 2003 में क्या होगा। 2000 की इनकम दी है आपकी, तो 2000 की इनकम जब वो इन्वेस्ट करेगा और इसको 2003 के अंत में निकालेगा जाके, ये 46 वाली सेविंग आपको समझ में आ रही है कि एक साल में 8% का इंटरेस्ट देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वैल्यू आपको कितना इंटरेस्ट देगी? ये 16% का इंटरेस्ट देगी, क्योंकि ये 2 साल के लिए रहेगा 2003 के अंत में। ये आपको कितना इंटरेस्ट देगी? आपको 24% का इंटरेस्ट देगी। इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स व्हाट विल हैपन विद दिस डेटा, है ना, राइट? सो 7 का 24%, 9 16%, 46 का 8%, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आप रफली देख लो तो आपको आंसर आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आप रफली देखो, एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत वैसे सबकी है ही नहीं। वैसे यहाँ अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 1.44, ठीक है। ये भी वैल्यू बहुत आपकी आसान है, ये आपका हो जाएगा 1.68। ये भी मुझे दिख रहा है साफ साफ। 24 × 7, 46 × 8 आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको कितना है? 320 + 48, तो ये आपका 368 है ना। क्लियर है कि नहीं है? सारा डेटा मैंने लिख दिया आपके सामने। वैल्यू कितनी आ रही है? 6 से ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है? साफ साफ दिख रहा है 6 के ऊपर आ रही है। आंसर क्या है आपका? बी, राइट? क्लियर है नॉट? वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। डेटा देखना है, परसेंटेज निकाल के वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और क्या करना है, तो नथिंग डिफिकल्ट, है ना। समझ में आया? अब देखते हैं अगला डेटा। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में आगे 6.8 आ गया। देखो अगला डेटा इसमें जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि जो टेबल है ये, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर एक पर्सन का दिया हुआ है 3 साल का, 3 ईयर्स का प्रोवाइडेड है। और इसमें क्या पूछ रहा है, देखो ये वैल्यूज मैं लिख दूं, अगर नहीं दिख रही है फिर से, तो ये 2000 है, ये आपका 2001 है। तब तक आप सवाल पढ़ो, देखो क्या है। 2003 है, दिस इज 110, 223, 243, 189, 103, 214, 197, 232, 7 प्लस में, 9 प्लस में, 46 प्लस में, 43 माइनस में। गिवन टेबल में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम इन द ईयर 2002। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम इन द ईयर 2002। तो 2002 में चले जाओ, आपका जो एक्सपेंस है वो आपको दिया है 197, तो पूछ रहा है कि 197 जो आपका है ये 243 का कितना परसेंटेज है? क्या आंसर है जरा बताओ? 81%। ओके, क्लियर? %81 कैसे निकाला मैंने आपको बताता हूं मैं आपको। देखो 197 जो है परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला हिंट आपको ऑप्शन से मिल रहा है कि आपको 80% के आसपास जाना है, और ये मुझे दिख भी रहा है 25 8 200 होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर 25 ले लूँ, 8 × 200 मिल रहा है मुझे, सो दैट इज क्लियर कि आई हैव टू गो अराउंड 80%। अब 80% का मतलब क्या हुआ? इस वैल्यू का 0.8 टाइम्स अगर आप 80% निकालते हो तो आप जरा निकालो इसको। पहले आप 8 टाइम्स निकाल लो, डेसिमल को बाद में एडजस्ट करेंगे हम। तो अगर 8 टाइम्स इसका आप निकालते हो तो ये हो गया आपका 1600, फिर आपका हो गया 320, फिर आपका हो गया 24, तो ये हो गया आपका 1944, यानी 80% आपका 194.4 हो गया। और आपको कितना चाहिए यहाँ पर? 2.6 और चाहिए। अब ध्यान से देखो 2.6 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? आप कहोगे 1% इसका 2.43 है, 1% से हल्का सा ज़्यादा। हल्का सा ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 2%। देखो ध्यान से, 2.4 एंड 2.6 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अप्रॉक्सीमेटली 1% विल गिव मी 81% आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि परसेंटेज कैलकुलेशन जो इतनी मुश्किल लग रही है यहाँ पर है नहीं। ऑप्शंस आर गिविंग यू आइडिया व्हाट टू कैलकुलेट एंड व्हाट नॉट टू कैलकुलेट। क्लियर है कि नहीं है भाई? तो परसेंटेज कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट, जैसे आप कह रहे हो कि ये टफ लग रहा है डीआई, ये टफ नहीं, इट्स वेरी सिंपल डीआई। क्या पूछ रहे हैं आपसे? परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ो, एक सवाल और है। देखो ये आपका है, सॉरी जस्ट ए मिनट प्लीज, ये आपकी वैल्यू कितनी है? 2000। ये वैल्यू है आपकी 2001, ये वैल्यू है आपकी 2002, 2003, ये 110, 223, 243, 189,
103, 214, 197, 232 और बाकी तो ये सेविंग का डेटा है +7, +9, +46 और ये -43। कह रहा है इस गिवन टेबल में अगर आदमी इफ ए पर्सन रिड्यूसेस हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%, ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग, कि अगर वो अपना एक्सपेंडिचर 10% से कम कर दे तो बाय हाउ मच वुड हिज टोटल सेविंग इंक्रीज्ड, राइट? तो क्या ये सवाल मुश्किल है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, इज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट? जरा सवाल पढ़ के समझो पहले क्या कह रहे हैं। ये इतना आसान सवाल है। ये क्या कह रहा है आपसे? ये सिंपली ये कह रहा है कि भाई मेरे को ध्यान से देखो और आंसर निकाल लो। ये कह रहा है कि अगर वो अपनी जो सेविंग एक्सपेंडिचर को 10% से कम कर दे तो उसकी टोटल सेविंग कितने से बढ़ जाएगी। मेरा एक सवाल है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर x रुपीज से कम हो गया तो क्या आपकी सेविंग x रुपीज से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? भाई जितना कम स्पेंड करोगे सेविंग उतनी ज्यादा होगी। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड और नॉट। इफ यू अंडरस्टैंड दैट दिस क्वेश्चन विल बी इमीडिएटली ओवर बिफोर इट स्टार्टेड। ठीक है, कैसे? आपको एक्सपेंस का सम निकालना है तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 514 और 748, 46 हो गई आपकी, राइट? इसका टोटल निकाल लो एक्सपेंस का। टोटल एक्सपेंस का निकल गया ना 746। जैसे ही टोटल निकला इसका 10% एक्सपेंस कम कर दो, जितना एक्सपेंस कम होगा सेविंग उतनी ही बढ़ जाएगी। 74.6 का इंक्रीज हो जाएगा सेविंग में। गेटिंग माई पॉइंट? इन डीआई फर्स्ट यू नीड टू हैव द क्लैरिटी दैट व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, और उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। और ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। आप बैठ के यही दिमाग लगाने लगे कि भाई एक्सपेंस में कमी आई तो सेविंग कितना बढ़ेगा, फिर कैसे होगा? दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ना, कि जितना कम हुआ आपका एक्सपेंस सेविंग उतनी ही बढ़ जाएगी। दैट्स मोर लॉजिकल। 2003 में क्या करेंगे? आपको 2003 का क्या लेना देना है भाई? टोटल एक्सपेंस का बात कर रहा है। टोटल एक्सपेंस निकाल लो यहां से। अब वो कहां से उधारी लेके काम चला रहा है ये उसका काम है, मुझे नहीं पता। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? इट्स जस्ट अ सिंपल इक्वेशन दैट इफ माई एक्सपेंडिचर गोज डाउन बाय x देन माई सेविंग विल गो अप बाय x कंपैरेटिवली। तो वो माइनस है, वो हमें क्या करना है उससे, है ना? 30 हो गए। चलो अब देखते हैं कि और भी सवाल हैं क्या। तो 1 मिनट का वक्त दो, आप होने चाहिए कुछ सवाल, 1-2। लेट मी सी कैसे होगा। ऐसे कुछ करते हैं, कहाँ से क्लियर होता है ये? ओके, यहाँ से होता है कुछ। डोंट सेव, देन गोइंग टू द नेक्स्ट, इंपोर्ट है। अभी देखो बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है? नहीं, खत्म हो गए, आज के खत्म हो गए। 30 थे, ठीक है? तो जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, जाके आप अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है? किसी को मेरी बातें अगर बुरी लगी हों तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? पर अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं क्या करूं, ठीक है? सो देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उन सभी लोगों के लिए जिनको मुझसे प्रॉब्लम है कि एवरीवन कैन नॉट बी गुड फॉर एवरीवन। मैं भी सबके लिए अच्छा टीचर नहीं हो सकता हूं, आई एक्सेप्ट इट, बट एज ए स्टूडेंट ना, आपको कोई राइट नहीं है ये बताने का लोगों को कि ये एग्जाम में नहीं लगेगा, वो एग्जाम में नहीं लगेगा। लेट देम डिसाइड। आपको क्या लगता है ना कि बाकी सब फूल्स हैं। एक दिन क्या हुआ पता है? एक कमेंट आया, बोला इस टीचर से मत पढ़ो, बर्बाद कर देगा, ठीक है? तो मैंने कहा इतने समझदार लोग हैं कि आपको बेवकूफ समझते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं मुझसे, जो लोग समझ रहे हैं, क्या वो बुद्धिहीन है? दे विल डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड फॉर देम, है ना? पर ये लोग, पता है, मुझे मालूम चला कि कुछ मोटिवेटेड लोग हैं, राइट? मुझे बाद में कई लोगों का फ़ोन भी आया, उन्होंने बताया, स्टूडेंट्स का भी फ़ोन आया कि लोग छोड़े जाते हैं सब काम करने के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक जेन्युइन हिदायत देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देन यू आस्क इन ए राइट वे कि सर ये एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे, कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, कैसे प्रैक्टिस करूँ। इफ़ यू आस्क इन दैट वे आई विल हेल्प इन दैट वे। पर अगर आप इस तरह से बातें करने आओगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना? और आप अपने कॉलीग्स को बेवकूफ़ मत समझिए, वो बहुत समझदार लोग हैं जो इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं। दे नो व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर देम। यहाँ लोग, पता है क्या, यहाँ लोग स्पिन फूडिंग करने आ जाते हैं, ठीक है?
they consider themselves very smart but they don't know they are fools. they are fools, nothing else. अगर उनको ये सब लिखने का पैसा मिलता है then it's good. लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता चला है कि नेगेटिव कमेंट भी करवाए जाते हैं, ठीक है, डेलिबरेटली. दैट्स गुड, लेट देम डू देयर वर्क, आई नीड नॉट टू फोकस ऑन देम, है ना. चलिए अब बताओ क्या समस्या आप लोगों की है. पेपर हो गया 15 मार्च तक, तो कई लोगों ने, जब मैंने सीपीओ का पेपर सोल्यूशन नहीं कराया तो उन्होंने भी बड़ा गुस्सा दिखाया, ठीक है. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ ना. 15 तक पेपर हो गए, 16 का पेपर बाकी है, वो भी करवा दूंगा सारे. ऑल विल हैपन, ठीक है. और उसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी आपको करानी है, 1-2, वो भी मैं करवा के रहूँगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जाम में जब आप जाओ तो आप बहुत क्लियर होके जाओ, और आपके अंदर ये भी विश्वास होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट दैट यू शुड नो एवरी टॉपिक टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि आपको हर एक टॉपिक में हर फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी सवाल होता है. मैं तो फॉर्मूला कभी लगाता ही नहीं हूँ, रेयरली ही कभी ऐसा होता है कि आई यूज़ ए फॉर्मूला, बट आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, है ना. सो एंड इट इज़ नॉट कि एक पेपर, कितने पेपर कर चुका हूँ मैं, कैट से लेके CDS से लेके SSC से लेके सब कुछ हो जाता है. सो इट इज़ जस्ट अबाउट कि वो बिलीफ आपके अंदर जनरेट करना है कि अगर कहीं तैयारी कम भी है ना तो भी अपने लॉजिक पे विश्वास करके एग्जाम में घुसना. डरने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फियर कि यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम. आप अच्छा कर सकते हो. यू आर ए थिंकिंग पर्सन भाई, ठीक है. आपके पास एक दिमाग है जो सोच सकता है, जस्ट उसको अलाउ तो करो कि सोचना है. आप उन्हीं किताबी बातों में अभी इतना फंसे हुए हो ना कि निकल नहीं पा रहे हो, तो वो फ्री करो. मेरा यही ऑब्जेक्टिव आपसे है. और एक बार प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा तो मेंस के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है. तो किसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट दी है भाई, जाके देख लो ना, हमारे चैनल पे ही दी हुई है. स्वप्निल कह रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में माइनस सेविंग का मतलब क्या होता है. स्वप्निल ऐसा हो गया कि जैसे आपने एक महीने में SSC में सेलेक्ट हो गए और आपकी सैलरी आई 50,000 रुपये की, पर आपका मन था iPhone 10 खरीदने का जिसकी कॉस्ट थी 90,000 रुपीज़, तो आपने 40,000 रुपये उधार ले लिए, वही है -40,000, ठीक है. समझ गए ना आप. ओके, सो लेट अस हैव दीज सेशंस ऑन. मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना भी अवेलेबल रह सकता हूँ रहूँगा. इवन आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा है. अच्छा एक बात और है, मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का बड़ा मुद्दा गर्म हो गया है, राइट. कोई भी ध्यान मत दो, मैं आपको बता रहा हूँ. हार्डेस्ट शिफ्ट अभिमन्यु, मैं हार्ड और इजी नहीं समझ पाता हूँ, फ्रैंकली आपको बताऊँ. ना तो मुझे नंबर्स परेशान करते हैं, ना कैलकुलेशन परेशान करती है. आई लव सॉल्विंग एवरीथिंग, पहली बात. दूसरा, जब आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है देन यू शुड नॉट वरी मच अबाउट वेरीड डिफिकल्टी लेवल इन द पेपर. डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा, स्कोर नॉर्मलाइज होंगे, सब बराबर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना. तो अभी हो क्या रहा है कि नॉर्मलाइजेशन पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि वेयर इज, जहाँ डिमांड है वहीं सप्लाई है, ठीक है. तो लोग नॉर्मलाइजेशन को ज़्यादा खोज रहे हैं, ना कि एग्जाम की तैयारी करने के पीछे. तो वहाँ भी वो लोग लगे पड़े हैं, वीडियो बनते जा रहे हैं, है ना, परेशान करते जा रहे हैं आप लोगों को. आप परेशान मत होना. नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आप सोचना बाद में, राइट. एक काम करो आप कि अभी आप एग्जाम दे लो, एग्जाम के बाद ना मैं आपको एक बढ़िया वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा कि इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या स्टैटिस्टिक्स लगाई जाती है और कैसे नंबर इधर उधर किए जाते हैं. बट बिलीव मी, व्हेन नॉर्मलाइजेशन इज देयर, एक्यूरेसी डज नॉट मैटर इन नॉर्मलाइजेशन. ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, ठीक है. रॉ स्कोर, जो आपका फाइनल रॉ स्कोर बनेगा, दैट विल डिसाइड योर फाइनल स्कोर. एक्यूरेसी इज नॉट ए डिसाइडर एट ऑल इन नॉर्मलाइजेशन. रॉ स्कोर ज़्यादा है तो आपके नंबर, जैसे लेट से किसी ने स्कोर किया, छोटा सा बता देता हूँ. अगर मान लिया कि नॉर्मलाइजेशन के पहले जो रॉ स्कोर बना ना, आपका रॉ स्कोर बना, जो आपने 100 क्वेश्चन का पेपर किया, आपका अगर रॉ स्कोर 169 बन रहा है और किसी और का रॉ स्कोर 170 बन रहा है, ठीक है, जिसका रॉ स्कोर ज़्यादा होगा, उसी सेम शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, सेम शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू 169 रॉ स्कोर वाले से. दैट्स इट, बस इतना ही समझ के जाओ. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रॉ स्कोर ज़्यादा होना चाहिए. ये एक्यूरेसी एंड ऑल डज नॉट प्ले एनी रोल इनटू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस. रॉ स्कोर ज़्यादा होगा तो नंबर ज़्यादा होंगे. ये फालतू की अफवाह है जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, बनो मत, ठीक है. नंबर लाना एग्जाम में ज़्यादा, वही एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना. राइट.
तो एक चीज़ आप ध्यान रखना बस कि नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू थिंक ऑफ आफ्टर द एग्जाम। अभी नहीं, अभी बिल्कुल 1 मिनट का टाइम उसे मत दो भाई, राइट? इससे अच्छा तो वर्ल्ड कप का एक मैच देख लेना, ये सब काम मत करना। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे किसी को ज्ञान नहीं है, सब अपना ज्ञान बस फालतू का देते जा रहे हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे हुआ है, उनके नंबर बढ़ गए, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़े, मेरे दोस्त का नंबर ज़्यादा बढ़ गया, मेरा कम क्यों बढ़ा। ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है एंड इट्स ए वेरी वेल डिफाइंड प्रोसेस, उस पर आप ज़्यादा डाउट मत करो। ये लोग ना कमियां निकालते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारा सब कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, ऐसी सब बातें नहीं है ना? ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है दैट इज द सेम, कि सेम शिफ्ट में जिसका रॉय स्कोर ज़्यादा है उसके ज़्यादा नंबर होंगे, कम वाले के कम होंगे, दैट सिंपल। ऐसा नहीं होता है कि 169 की एक्यूरेसी ज़्यादा है तो उसको बढ़ा के 170 से ज़्यादा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, ये सब चक्कर में ना पड़ना आप। पेपर हार्ड आएगा क्या? नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम ध्रुव, पेपर जो भी आएगा वो आप आसानी से कर पाओगे, इतना मुझे मालूम है। रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करने पे मार्क्स मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। रॉन्ग क्वेश्चन जब होता है कोई भी तो नंबर सबको दिए जाते हैं उस पर। ठीक है, तो दैट यू कैन लीव ऑल्सो, नॉट ए प्रॉब्लम। सीपीओ में नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं सौरभ, लुक फॉरवर्ड, जस्ट सी की क्या गलती हुई आपसे, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आगे ऐसी मिस्टेक्स ना हो। प्री में कितने मार्क्स लेके आऊँ? निगम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हो लेके आओ, जैसा सवाल वैसा जवाब। ब्रजेश के काफ़ी खतरनाक प्लान्स हैं भाई, कितने खतरनाक प्लान है लोगों के। चलो कोई बात नहीं। एनटीपीसी के, देखिए एनटीपीसी एग्ज़ाम को मैं फॉलो नहीं करता हूँ रवि, सॉरी फॉर दैट। तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, है ना, सो आई कैन नॉट टेल मच अबाउट इट। और बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस का बहुत रोल होता है एग्ज़ाम के दिन। मैं आपसे बात करूँगा मे बी कल या परसों, थोड़ा सा आग का मतलब ऊर्जा, पैशन थोड़ा डालना है आपके अंदर, ताकि एग्ज़ाम के दिन ना आप उस दिन ना जाके कहीं ढेर हो जाओ। ठीक है, ओके, राइट। मॉक टेस्ट में मॉक अप डाउन रहा, नीलेश टेस्ट देना छोड़ दो भाई। अब कब एग्जाम है आपका? 1 हफ्ते पहले एग्जाम के मॉक टेस्ट देना बंद कर दो, बहुत हो गया। अगर मॉक के नंबर आपको इफेक्ट करेंगे, लगेगा कम नंबर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एग्जाम में जाना, बैलेंस पेपर मिलेगा, अच्छा करके आओगे। CDS 19 करना है क्या? टाइम लगेगा यार, देखता हूं मैं, अगर टाइम होगा तो करवा दूंगा, है ना, क्लियर। अभी सेफ कोई स्कोर नहीं होता है और अनसेफ भी कोई स्कोर नहीं होता सिंह साहब। ठीक है, सो डरिए भी मत, डरने से क्या हुआ आज तक? जीवन में डरने से कुछ हासिल हुआ है तो डरो। ठीक है, डरो मत। एडवांस मैथ बहुत अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स मच लाइक अरिथमेटिक। मुझे अरिथमेटिक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो एडवांस मैथ लगता है। ओके, यू कैन विजुअलाइज लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, है ना। 10 को एग्जाम है नीलेश, तो 3 तारीख के बाद मार्क देना बंद करो यार, अब थोड़ा रिलैक्स करो आप, है ना। डोंट गिव मार्क्स राइट नाउ, जस्ट रिलैक्स एंड मेक श्योर कि आप रिविजन करो और कहो कि अच्छा करूँगा पेपर में, बस। ओके, कैट की प्रिपरेशन वाले थोड़ा इंतजार करो, जुलाई से कुछ आपके लिए सोच रहा हूँ मैं, जुलाई तक वेट करें आप। मेरा जॉब क्या है? बस मेरा जॉब है पढ़ाना लोगों को, ठीक है। और आप अगर इन्जॉय करते हैं तो बस मैं भी इन्जॉय करता हूँ। इट्स लाइक मेरे लिए मैथमेटिक्स मतलब इट्स लाइक द बेस्ट टाइम आई स्पेंड व्हेन आई सॉल्व मैथ क्वेश्चंस। सो द सेम थिंग आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू ऑल कि आप भी ऐसे हो जाओ बस, और तो कुछ नहीं है। चलिए 1:20 हो रहा है, लंच का टाइम होगा, जाके लंच करिए अच्छे से। कल मिलेंगे, फिर से पेपर डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कल या परसों ही गाइड करूंगा थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम में क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हिस्टोग्राम मैंने करवाए, सवाल जो आए थे एग्ज़ाम में, आप उसको एक बार रिवाइज़ करिए पुराने पेपर्स को। हर्ष करें, आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए मैं कोई भी मेरे पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है कि मेरे आशीर्वाद से कुछ भी होने वाला है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में सवाल लगाना, है ना। आशीर्वाद बस फॉर्मेलिटी के लिए दे सकता हूँ मैं, बट मेरे अंदर कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है कि मेरे आशीर्वाद से कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला है, न्यूट्रल है, ठीक है। ओके, CPO 176, वेरी गुड, गो अहेड विद योर परफॉर्मेंस। GS की स्ट्रैटेजी सब आप अपने आप खोज लो, ठीक है। बाकी मैं बात करूँगा, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की बात करूँगा, व्हाट टू डू इन द एग्ज़ाम, सो वील टॉक अबाउट इट फॉर श्योर।
ऑलराइट, कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी के हैं तो आप पूछ लीजिए, वरना मैं सेशन को फिर क्लोज करूंगा। कल मिलेंगे, है ना, कल मिलेंगे फिर से। विल मीट टुमारो अगेन। ओके, तो चलिए, कोई नहीं, थैंक यू सो मच। विल सी यू टुमारो एट 11:30 AM वंस अगेन, है ना, 11:30 बजे आपको मैं मिलूंगा। चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।